So today we are going to start with the Arab-Israel conflict. अब अरब इजराइल क्या है? बेसिकली एक कंट्री है, ये जो हमने देखा था. इट वॉज ओरिजिनली अ स्टेट कॉल्ड पैलेस्टीन. पैलेस्टीन एक देश है जो इजराइल बनने से पहले, ये सारा देश जो हमने देखा है, वेस्ट बैंक का, गोलन हाइट्स का, ये आसपास डेड सी के आसपास का एरिया, दिस वाज कॉल्ड पैलेस्टीन एंड दिस वाज होम टू अरब्स. अरब्स इज एन एथनिसिटी जिसमें मुस्लिम्स आर इन, मुस्लिम रिलीजन इज इन मेजोरिटी. ठीक है. अब इजराइल किसकी होमलैंड बनती है? ज्यूज की. जब ज्यूज पैलेस्टीन में आ जाते हैं तो वो अपने वाले एरिया को जो डिमार्केट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैलेस्टीन, सॉरी इजराइल, दैट इज कॉल्ड इजराइल. तो अगर फॉर एग्जांपल इतना पहले था पैलेस्टीन विच वाज लैंड ऑफ अरब्स, ज्यूज आए यहां पे, उन्होंने बोला एक थोड़ा सा एरिया यहां से रख लो, थोड़ा सा एरिया यहां से रख लो, थोड़ा सा एरिया यहां से रख लो, ये पैलेस्टीन हो गया, ये पैलेस्टीन हो गया, ये पैलेस्टीन हो गया, बाकी सारा नया कंट्री क्या बन गया? इजराइल, जिसका जहां पे कौन रहता है? ज्यूज. अब ज्यूज को क्यों जरूरत पड़ रही है कि वो नया कंट्री ढूंढे? क्योंकि पूरी हिस्ट्री में क्या है कि ज्यूज के साथ हमेशा उनकी परसिक्यूशन ही हुई है. जहां पर भी गए हैं उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया. हिटलर आया, उसने उड़ा दिया. क्रूसेड्स आए, उन्होंने उड़ा दिया. क्रिश्चियंस आए, उन्होंने खत्म कर दिया उनको. तो इसके अब रिलीजियस इश्यूज भी हैं कि ज्यूज की परसिक्यूशन क्यों हो रही है, प्लस इकोनॉमिक भी है. अगर रिलीजियस में जाएंगे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, बट इकोनॉमिकली बहुत ही सिंपल चीज है. अगर दो एक ही घर में लोग रह रहे हैं, एक इंसान ज्यादा पैसे कमाने लग जाता है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाता है, और दूसरे के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम ही रहती है, तो ऑब्वियसली वो उससे क्या सड़ेगा चलेगा कि ये कैसे हो रहा है. और कर वो कुछ सकता नहीं है, अपने आप को एम्पावर वो कर नहीं सकता इकोनॉमिकली, तो क्या करेगा? उनकी परसिक्यूशन ही खत्म कर देगा, उनकी परसिक्यूशन शुरू कर देगा कि उनको खत्म ही कर दो, जो मेरे पास पैसे हैं वो मेरे पास ही रहेंगे. आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ जलन, आउट ऑफ कि भाई वो मेरे से कैसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, बस यही था. अब पोलैंड में ज्यूज बहुत ज्यादा रह रहे थे. हिटलर ने जब आया, हिटलर कहता कि तुम, पोलैंड जो है बेसिकली जर्मनी में से निकला था, जब जर्मनी से पोलैंड निकला तो उसके बाद वहां पे ज्यूज रहते थे, और ज्यूज बिल्कुल अपने धंधे के पक्के थे. वो कहते थे हमें पैसा आना चाहिए, उसके अलावा हमारे में कोई नेशनलिज्म की भावना नहीं, कुछ नहीं है. अब जर्मनी से जब पोलैंड अलग होता है वो मुड़ के जर्मनी को देखता भी नहीं. पहले पूरी जिंदगी जिसने जर्मनी ने उनको खिलाया पिलाया होता है, वो मुड़ के जब पोलैंड बन जाता है, उनका अपना देश मिल गया उनको, बस ठीक है, खत्म. इस वजह से हिटलर जाता है और कहता है कि तुम एहसान फरामोश लोग हो, तुम्हें मारना ही मारना. अब रिलीजियस इशू है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है. जीसस क्राइस्ट से शुरू होता है, उसके बाद क्रूसिफिकेशन से, बड़े सारे इसमें पॉइंट्स हैं, तो वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे. अब मुस्लिम्स में भी ऐसे ही आते हैं. शियाज सुने, शिया और सुन्नी, ये वर्ड सुना? ये भी हम पूरा एक 5-10 मिनट में एक बार पूरा बताऊंगा कि ये क्यों शिया सुन्नी में डिवीजन कैसे हुई, कौन से ग्रुप को कौन फॉलो करता है. बट अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लो कि मुस्लिम्स में दो ग्रुप्स हैं. एक है जो शिया मतलब कि कोड फॉलो कर रहे हैं, और एक जो है सुन्नी कोड फॉलो कर रहे हैं. सो अब हम शुरू करेंगे अब विद द इजराइल पैलेस्टीन. बट इजराइल पैलेस्टीन के भी दोनों के मैप दिखाऊंगा अभी आपको मैं. तो आपके जो दिमाग में क्वेश्चन है ना, कि जो रेडीमेड क्वेश्चन नहीं, मतलब कि रेडीमेड मटेरियल से नहीं मिलेगा, वो आपने ये सोचना है कि आसपास सारे मुस्लिम्स हैं, फिर भी क्यों यूनाइटेड नेशंस, यूएसए, यूएसएसआर सारे ये चाहते हैं कि एक बड़े सारे इतने ये एरिया है जहां पे सारे मुस्लिम्स रह रहे हैं, इतने से एरिया में मैंने जाके ज्यूज को सेटल करना है. कारण ऐसा क्या कारण होगा कि यहां पर सारे, वो चाहते तो इजराइल जो है वो कहीं भी बना सकते थे पूरे वर्ल्ड में, थोड़ी सी जगह देते, साउथ ईस्ट एशिया में अपनी को कॉलोनी देते, वहां पे बिठा देते. तो ऐसा क्यों कि जो इजराइल, सॉरी जो अरब वर्ल्ड है जहां पे मुस्लिम इतने रह रहे हैं, वहां पे ज्यूज को जाके बिठा दिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट बना रहे. कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, यूएस और यूएसएसआर को अपनी इंटरफेरेंस करने का मौका मिलता रहेगा, और इससे क्या होगा, जो अरब वर्ल्ड है बेसिकली क्या है, उसके पास ऑयल है. और अगर वो शांति, मतलब कि शांति वाला एरिया बन गया, तो शांति वाला एरिया बन गया, वो डेवलपमेंट की तरफ सोचेगा. और अगर अरब वर्ल्ड ने अपनी डेवलपमेंट कर ली तो ना यूएसएसआर का कोई मतलब कि
स्टैंड रहेगा, ना यूएसएसआर का कोई स्टैंड रहेगा। तो इसलिए दे वांट कि ये जो अरब वर्ल्ड है, जो ऑयल लैंड है जहां से एक्सट्रैक्ट हो रही है, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे। इसलिए इतने बड़े मुस्लिम वर्ल्ड में एक ज्यूज को जाके बिठा दिया, और उसके बाद एक पार्टी अरब्स को जो है यूएसएसआर प्रमोट करता है और ज्यूज को जो है यूएसए प्रमोट करी जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जब दो मैप्स में। ये देखो, ये सारा टर्की, इजिप्ट, सुडान, सऊदी, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला भी सारा एरिया देख लो। अब यहां पर आ जाता है आपका इजराइल। इजराइल के बीच में आ जाता है पैलेस्टीन, जो अरब लैंड दी हुई है। बेसिकली अब रिकॉग्निशन की सारी लड़ाई है। वो कहते हैं कि पैलेस्टीन भी एक कंट्री है, बट कई कहते हैं कि पैलेस्टीन कंट्री है, कई कहते हैं इजराइल नहीं कंट्री, और कोई इजराइल को नहीं मानते और पैलेस्टीन को मानते हैं। अब ये इशू है। अब ये चीज देखो, यहां पे बिठा दिए ज्यूज, और ये बाकी सारा एरिया है मुस्लिम्स का। यहां पर क्या है, मेडिटेरेनियन सी। अब जो यहां से सारा तेल निकल के यूरोप जाना है, वो कहां से जाना है, मेडिटेरेनियन सी से यूरोप में। और अगर ऊपर से जाएगा तो यहां से कॉन्स्टेंटिनोपल से जाएगा। तो अब ये वाला एरिया तो यूरोप ने अपने कंट्रोल में ले लिया, अब उसको ये भी चाहिए, ताकि वो सऊदी, ईरान, इराक, यहां से सारा जो तेल निकल रहा है वो अपने पास बड़ी कन्वीनियंटली लेता जाए। बट कन्वीनियंटली कैसे, उसका कहीं यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। अब मुस्लिम वर्ल्ड में तो ढूंढना मुश्किल है, अब एक अपना ग्रुप खड़ा करना पड़ेगा। तो कहां पे लेके आता है वो, एकदम कोने पे बिठा देते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, पोर्ट्स पे, वो यह बना देता है इजराइल। अब ये है इजराइल का जूम मैप। अब जो आपको येलो वाला एरिया दिख रहा है, ये है इजराइल, एंड इजराइल इज लैंड ऑफ, ये याद रखना है, इजराइल जो है इट इज ऑफ ज्यूज। और अगर हम पैलेस्टीन की बात करते हैं तो हम अरब्स की बात करेंगे, ठीक है। ये आप यहां पर आके आपका डेड सी, और हमने पढ़ा है कि डेड सी इज कॉल्ड डेड सी बिकॉज ऑफ इट्स हाई सैलिनिटी, जिसकी वजह से ना एक्वाटिक लाइफ ना मरीन वेजिटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एंड द सोर्स इज, यहां पर ये बह रहा है, यहाँ पे रिवर जॉर्डन बह रहा है, ठीक है। अब जो ये पिंक वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे अरब वर्ल्ड रह रहा है। अरब वर्ल्ड यहाँ पे रहते हैं, अपने आपको क्या कहते हैं कि वी आर लिविंग इन पैलेस्टीन, और यहां पर रह रहे हैं सारे ज्यूज, एंड दिस इज कॉल्ड इजराइल। ये सारा एरिया अरब वर्ल्ड पैलेस्टीन था पहले, और अब देखो इसका हाल क्या हो गया कि जो ओरिजिनल ओनर्स थे घर के, उनको बिठा दिया कोनों में और खुद पे सारे पे कब्जा कर लिया। और ऐसी सिचुएशन जब होएगी तो ऑब्वियसली क्या होगी, लड़ाई, कंफ्यूजन होगा, जो आज तक हमें दिखता है। अब बैकग्राउंड देखते हैं इसका। पहले देखो, मैंने बोला ना 1970 में पूरा पैलेस्टीन है, उसके बाद ज्यूज की सेटलमेंट शुरू होती है थोड़ी थोड़ी, उसके बाद क्या हो रहा है, ये सारा एरिया कवर कर रहे हैं। आफ्टर दैट दिस पिक्चर, एंड आज की डेट में क्या है ये, कि यहां से शुरू है सारे पैलेस्टीन को कहां पे इकट्ठा कर दिया उन्होंने, छोटे छोटे ब्लॉक्स में। तो इसी का इशू है सारा। अब इशू स्टार्ट कहां से हो रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये वर्ल्ड वॉर 1 से स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 में हमने पढ़ा था ना कि जब ब्लैक सी की तरफ से जो उनकी रीइंफोर्समेंट जा रही थी रशिया की, तो वो चाहते थे कि रशिया ये कंट्रोल में रहे हमारे। बट जो एलाइड पार्स थी, जर्मनी वाली पार्स थी, जो उनकी कोशिश थी कि टर्की वाली साइड से गैलीपोली कैंपेन, पढ़ा था गैलीपोली कैंपेन, टर्की वाले रीजन के आसपास करने थी गैलीपोली कैंपेन, कि इसको कंट्रोल करना है। अरब्स के जो यूके ब्रिटेन था वो कहता था कि मैं कंट्रोल करूंगा, एंड जो जर्मनी था वो कहता मैं कंट्रोल करूंगा। तो ये एरिया उनसे वैसे तो कंट्रोल हुआ नहीं था, तो वो क्या कहते हैं, इंटरनल रिबेलियन कराते हैं। इंटरनल रिबेलियन में कौन, ब्रिटिश सोल्जर जो होता है वो वहां पे जाता है, जिसको कहते हैं नाम के बाद ऑफ अरेबिया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, पढ़ा था ना, जो एक अपना बंदे को भेज देते हैं कि वहां पे जाके इंटरनल, टर्की में इंटरनल रिवोल्ट करा दे, टर्क्स वर्सेस अरब्स, टर्क्स वर्सेस अरब इंटरनल रिवोल्ट करा दे, ताकि जो है वो अपने में उलझे रहें और वर्ल्ड वॉर में ना पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसमें क्या होता है, जब वो अरब्स की हेल्प लेता है ब्रिटेन इसमें, तो अरब्स को एक प्रॉमिस कर देता है कि तुम मेरी हेल्प कर दो, और उसके बाद टर्की भी तुम्हारा, टर्की से लेके सऊदी तक वाला एरिया सारा मैं तुम्हें दे दूंगा। दैट मीन्स जो अरेबियन लैंड है उसका मैं एक्सपेंशन कर दूंगा, कि टर्की ऊपर से शुरू होते होते नीचे
सऊदी तक तुम्हारे को सारा एरिया दे दूंगा। वो कहते ठीक है जी, हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। जो अरब्स होते हैं वो सपोर्ट कर देते हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी खत्म। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब चाहिए रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए पैसे, और पैसा आज तक किसके पास है? सारा ज्यूज के पास। सारे सेंट्रल बैंक्स जो वर्ल्ड में इस टाइम पे रन कर रहे हैं, दे आर बीइंग रन बाय ज्यूज। इसलिए ज्यूज को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कि चाहे अभी हम देखेंगे पूरा अरब वर्ल्ड इकट्ठा हो जाएगा, और ये इजराइल इतना छोटा सा कंट्री है, इनको कर नहीं सकता। कि ज्यूज इसलिए इतने ज्यादा मतलब कि इकोनॉमिकली साउंड है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इंडिया और इजराइल का कभी डिफेंस आपस में लेन देन देखना, कि सबसे ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं इजराइल से। पूरा वर्ल्ड रादर इनसे इंपोर्ट कर रहा है। इतने ज्यादा ये डिसिप्लिन है, इतने ज्यादा एम्पावर्ड है एजुकेशनली, फाइनेंशियली। तो दूसरा ये अब पैसे चाहिए ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन कहां से लेगा? सेंट्रल बैंक से लेगा। एंड सेंट्रल बैंक्स आर कॉल्ड रॉकफील्ड बैंक्स, जियोनिस्ट। ये जियोनिस्ट ज्यूज को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जियोनिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जियोनिस्ट ज्यूज के कब्जे में होते हैं सारे बैंक। तो ब्रिटेन उनको चिट्ठी लिखता है 1917 में, बालफोर डिक्लेरेशन। बालफोर डिक्लेरेशन में क्या होता है? वो कहते हैं कि ठीक है यार, मेरे को सुनने में आया कि जहां पे भी ज्यूज जाते हैं वहां पे उनको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, कोई मार देता है, कोई पीट देता है। तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, तुम बेसिकली इतने एम्पावर्ड होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद, इतना दिमाग होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तुम मेरे को पैसा अभी दो, और जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगा, तो ये वाला सारा एरिया ऑटोमेटिकली मेरे पास होगा, और मैं तुम्हें इसमें से तुम्हारा होमलैंड दे दूंगा। होमलैंड जिसका नाम तुम रख लेना इजराइल। अब एक वादा इधर भी कर दिया ब्रिटेन ने, एक वादा उधर टर्की अरब्स को कर दिया कि सारा एरिया तुम्हारा, और उस एरिया में से इनको ज्यूज को कह दिया कि मैं तुम्हें इजराइल भी दे दूंगा साथ में। अब एक और वादा वो कर देता है अपने अलाइज के साथ में। वो कहता है कि हम सारे इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं, और एंड में क्या करेंगे? इसको म्यूचुअली डिवाइड कर देंगे सारे एरिया को। अब चौथा वादा इधर कर दिया, और घर में ब्रिटेन अपने वादा यह कर लेता है कि देखो जी, हम लड़ रहे हैं, अब ये जो सारा अरेबियन लैंड है, सारी ऑयल लैंड है, ये हम अपने कब्जे में कर लेंगे। तो घर में ये वाला वादा कर देता है। अब जब इतने वादे, इतनी बातें, मैंने आपके साथ भी डील कर ली एक चीज की, आपके साथ भी एक प्लॉट का बयान है, आपके साथ भी कर लिया, आपके साथ भी कर लिया, आपके साथ भी कर लिया, कि दिया किसी को नहीं। फिर क्या होगा? आपस में आपकी तो लड़ाई होगी थी सबकी। तो यही यहां पर हो रहा है कि सबके साथ उस सबको उसने झूठे वादे कर दिए कि ये दूंगा, तुम्हें दे दूंगा, मैं एरिया तुम्हें दे दूंगा, बट दिया एंड में किसी को भी नहीं। इजराइल ने सिर्फ धक्के से लिया। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जीत गया टर्की वाला एरिया, वहां पे सारा डिसमेंटल हो गया, कैलिफ जो है वो खत्म हो गया। तो ये वाला एरिया सारा फ्रेंच और ब्रिटेन जो है वो अपने मैंडेट्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हम इजराइल, पैलेस्टीन एंड सराउंडिंग एरियाज की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर क्या होता है? ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो आपस में अपना क्या करते हैं? वो अपना मैंडेट्स बना लेते हैं। अब अरब वर्ल्ड आता है, वो कहता है कि हमारी डील हुई थी कि तुम हमें रोको, वो कहता नहीं रुको, ब्रिटेन कहता है। ज्यूज आते हैं, वो कहता है कि भाई हमें तुमने इजराइल का वादा करा था, वो कहते हैं रुको, अभी रुको। एलाइज आते हैं, उसमें से फ्रांस को वो खुश करने के लिए थोड़ा सा एरिया अपना दे देता है, ठीक है। उसके अपने घर में उसको बोलते हैं कि तूने तो बोला था ये सारा लैंड हमारा होगा, उसका क्या बना? वो कहता है अभी रुको। इन द मीन टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां शुरू, यहां से सबका ध्यान हटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, खत्म हुई। बट अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ये ब्रिटेन और फ्रांस अब होने लगे वीक। दो वर्ल्ड वॉर लड़ने के कारण उनके सारे रिसोर्सेज खत्म, पैसे खत्म, सब कुछ खत्म। अब इनको ओवर पावर कौन कर रहा है? यूएसए। अब यूएसए कहता है कि रुको, तुम रुको, मैं देखता हूं उनको क्या। बट यूएसए भी इजराइल यानी कि ज्यूज के हक में क्यों है? बिकॉज ऑल द सेंट्रल बैंक्स आर अंडर ज्यूज। तो इसलिए वो उनको नाराज नहीं कर सकता। कर वो अरब्स को भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास है तेल। अगर वो उन अरब्स के साथ पंगा लेगा तो ऑयल जो है वो बंद कर देंगे। और हुआ भी एक बार ऐसे कि ऑयल उन्होंने बोला कि हमने तुझे देना ही नहीं बिल्कुल भी, तो उसकी वजह से और एक कंफ्यूजन आ जाती है। बट अभी के लिए ब्रिटेन फ्रांस की जगह आ जाता है यूएसए। अब ब्रिटेन ज्यूज को बिठा देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये पैलेस्टीन वाले में से कुछ एरिया दे दूंगा, पैलेस्टीन में से कुछ एरिया दे दूंगा और तुम अपना घर बना लेना, उसको कहना इजराइल। बट अभी तुम
मतलब कि अभी तुम्हें पता नहीं है कि पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे संभालनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालनी है, इसलिए तुम मेरे लीडरशिप के अंडर ये पैलेस्टीन की फॉर्मेशन करना। अब इतनी बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए सुन लेता है, वो कहता है कि यार तू मेरे पैसे पे तू जी रहा है और तू यहाँ पे ये लोगों के कंट्री बना रहा है, तो कहता तू बैठ मैं देखता हूं इसको। अब यूएसए डायरेक्टली तो इंटरवीन करेगा नहीं। अगर यूएसए इजराइल पैलेस्टीन के इशू में डायरेक्टली इंटरवीन करेगा तो क्या होगा, या तो ज्यूज उससे नाराज होंगे या अरब वर्ल्ड नाराज होगा। अब दोनों को नाराज कर नहीं सकता, तो यूएसए किसे यूज करेगा? अब हमेशा वो उसको यूज करके कभी भी लड़ाई लड़नी है तो वहां जाके वो शिकायत कर देता है, वहां जाके यूएसए यूएन यूनाइटेड नेशंस। यूएस कहता है कि चलो यूनाइटेड नेशन चलो, यूनाइटेड नेशन कहता है चलो ठीक है आ जाओ मेरे पास, आ जाओ सारे, एंड वी विल डिस्कस कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और यूनाइटेड नेशंस एक प्लान बनाता है, प्लान 181। इसमें वो कहता है कि ज्यूज की अलग लैंड, ये अब सारा आपका है पैलेस्टीन था पहले, तो ये प्लान 181 है। प्रपोज्ड अरब स्टेट, अरब्स मतलब पैलेस्टीन, ये जो ग्रीन येलो वाला एरिया दिख रहा है आपको 181 में ये था। और जो ये व्हाइट वाला सारा एरिया, ये सारा आ गया आपका इजराइल, ज्यूज का एरिया। और जेरूसलम वो कहता है कि जेरूसलम बिकॉज इट इज होलीएस्ट साइट ऑफ ऑल क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एज वेल एज ज्यूज, तो इसलिए इसको इंटरनेशनल साइट रखेंगे अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब हमने ये कल कोरिया पढ़ा, हमने वियतनाम पढ़ा, हमने काफी चीजें डिविजन्स पढ़ी। अगर चाहता यूनाइटेड नेशंस तो इसको बीच में से डिवाइड करता, यहां पे अरब्स रह लेते, यहां पे ज्यूज रह लेते, बट ये क्यों इतना फ्रेगमेंटेड रखा? वही कारण कि इस एरिया को डिस्टर्ब रखना उनकी इंटेंशन है। इंटेंशन क्यों है? ट्रांस जॉर्डन एरिया से जो सारा तेल जा रहा है ये कन्वीनियंटली जाना चाहिए। कन्वीनियंटली कब जाएगा? जब यूएसए और यूएसएसआर या फिर कोई भी जो डोमिनेंट पार्टी है वो यहाँ पे बैठी होगी। और यहाँ पे क्यों बिठाएगा कोई अपने कंट्री में? जब उसके कंफ्यूजन होगी और वो चाहेगा कि कोई आए और आर्बिट्रेशन करे, यूनाइटेड नेशंस करे, यूएसए करे या रशिया करे, तो अपनी अपनी सिर्फ एक सीट बनाने के लिए यहाँ पे ये नहीं हैपेजार्डेड सी इनकी डिवीजन कर देते हैं। बट क्या आपको लगता है कि अरब्स को ये चीज पसंद होगी? हालांकि प्लान 181 में कभी अरब्स को बुलाया ही नहीं, किसी भी अरब कंट्री को बुलाया ही नहीं कि ये हम तुम्हारे देश के साथ करने लगे। अपने आप ही 181 ब्रिटेन, फ्रांस, ये बड़े बड़े देश बैठते हैं इकट्ठे यूनाइटेड नेशन के साथ और इसकी डिवीजन कर देते हैं। बट होता कुछ ऐसा है नहीं। बट अब यूएन ने कह दिया तो डिवीजन तो होगी। तो सबसे पहला देश जो होता है यूएसए, वो इजराइल को रिकॉग्निशन दे देता है। इजराइल को रिकॉग्निशन देने का मतलब ज्यूज को रिकॉग्निशन देना। ज्यूज को रिकॉग्निशन देने का मतलब जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन पे अपनी अथॉरिटी कायम कर देना। दैट मींस यूएसए कहता है पैसा मेरे पास आता रहेगा, तेल को मैं बाद में देख लूंगा, लड़ भी लूंगा वहां जाके अरब्स के साथ में, तो वहां पे जाके कोई इंटरनल रिवोल्ट भी करा दूंगा। बट ज्यूज बड़े स्मार्ट लोग हैं, उनके साथ नहीं गेम्स होनी मेरी, तो इसलिए उनके साथ ओपन उनको मेरे को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ये चीज आपके साथ हूं, ये चीज आपके नहीं हूं। अब जब इजराइल को उन्होंने दे दी रिकॉग्निशन, पीछे कौन बचा? अरब्स का पैलेस्टीन बचा। वो कहते कि हमें भी रिकॉग्नाइज करो एज ए कंट्री। वो कहता नहीं, अभी नहीं, अभी पहले इजराइल का हम मुद्दा सॉल्व कर दे। अब यूएसए आ गया ज्यूज के पास, अब इनके पास कौन आएगा? भागा भागा यूएसएसआर आएगा। और यूएसएसआर सारे जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इन सबको इकट्ठा करके बोलेगा कि नहीं, ये जो आपके साथ हो गया धक्का। ठीक है, अब इस्टेब्लिशमेंट होगी 1948 में, इजराइल को रिकॉग्निशन मिल गई बाय यूएसए। बट पुरानी जो कन्वेंशन है वो तो खड़ी है वहीं पर, वही जो 4 वादे करे हुए हैं अलग अलग 3-4 जगहों पर। ज्यूज के साथ अलग बाल्फोर डिक्लेरेशन करी हुई है, सऊदी के साथ सारे एरिया की करी हुई है, प्रॉमिस करा कि तुम्हें दे दूंगा। और एलाइज के साथ बोला हुआ कि हम म्यूचुअली डिवाइड करेंगे, और घर में ये बोला हुआ है कि भाई हम रखेंगे सारा। हुआ तो कुछ भी नहीं। तो जब इतने लोगों को उसने पार्टी बनाया हुआ है और फुलफिल एक भी नहीं हो रहा प्रॉमिस, तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगी और लड़ाई होगी। और अब उसी लड़ाई को आज तक पूरा वर्ल्ड झेल रहा है। अब कंफ्यूजन हो रही है, सारी बात हो रही है। अब प्लान 181 बन रहा है, जैसे कि मैंने बताया अरब्स को पूछा भी नहीं गया। और यूएस अब क्या मेक श्योर करता है कि अरब वर्ल्ड इजराइल पे ना हमला कर दे, तो इसलिए क्या करता है वो
आर्म्स एम्बार्गो, आर्म्स का बैन, एम्बार्गो का मतलब होता है बैन, कि ना ही वो इजराइल को कोई वेपन देगा, ना ही वो पैलेस्टीन को वेपन देगा, ना ही वो अरब वर्ल्ड को कोई वेपन देगा, और ना किसी को देने देगा। बट ना किसी को देने देगा मतलब क्या है, वो यूएसएसआर को रोकना चाहता है कि यूएसएसआर भी नहीं उधर भेजेगा। बट अरब वर्ल्ड की सपोर्ट में तो ओपनली आ ही जाएगा, एंड सपोर्ट जो है अरब्स को जो है वो मिल जाएगी यूएसएसआर से। और ज्यूज खुद बहुत चालाक है, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अपना सारा जो है सिस्टम, वो डिफेंस का, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिकली जो सिस्टम है वो अपना वेल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। वॉर वॉज इनएविटेबल, इसलिए 1948 में सारे अरेबियन कंट्रीज मिलके टेल अवीव पे, टेल अवीव देखा था ना अभी हमने इजराइल में, उस पे अटैक कर देते हैं। पोर्ट सिटी होता है, बड़ा ही क्रूशियल उसकी लोकेशन होती है इजराइल की, तो उस पे अटैक कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, इजिप्ट टेक्स गाजा स्ट्रिप, देखा था, एंड जॉर्डन टेक्स वेस्ट बैंक। दोनों हमने मैप में देखे हैं अभी। तो एकदम से सरप्राइज अटैक करते हैं, इजराइल को पता, मतलब वो मैनेज नहीं कर पाता अभी स्टार्टिंग में, तो इसलिए वो जाते हैं जल्दी से जाके ये दोनों रीजन्स को अरब वर्ल्ड है अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब दोबारा से देख लेते हैं, ये वेस्ट बैंक का एरिया, ये गाजा, और ये गोलन हाइट्स जो बोली थी, देख ली थी वैसे हमने, मिल गई थी, ये रही डेड सी आ गया, एंड बाकी सारा इजराइल। अब इजिप्ट ये रहा, तो ऑब्वियसली यही लेगा, और इधर से जॉर्डन जो है ये वेस्ट बैंक वाला एरिया कॉन्कर कर लेता है। बट ये तो था स्टार्टिंग वाली लाइन। बट इजराइल सबसे पहला धक्का जो है अरब वर्ल्ड को कब देता है, जब इतने सारे देश मिलके एक छोटे से देश पे अटैक करते हैं। स्टार्टिंग में नो डाउट दे आर एबल टू डोमिनेट द इजराइल, बट थोड़ी देर के बाद क्या है, वो सारा एरिया गाजा वाला भी, गाजा, वेस्ट बैंक, और इवन की वेस्ट बैंक के अंदर भी चले जाता है, जो प्लान 181 के हिसाब से अरब वर्ल्ड होता है उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। अब पता लग गया कि ये इजराइल अकेला, अरब वर्ल्ड अकेले तो कर नहीं सकते, यानी कि कहीं ना कहीं से रशिया की, यूएसएसआर की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है अब इसलिए ट्राइपार्टाइट डिक्लेरेशन हो जाती है। यूएसए ट्राइपार्टाइट मतलब तीन पार्टीज की आपस में बैठ के मीटिंग हो जाती है, यूके, यूएस, फ्रांस। वो कहते हैं कि नहीं, रशिया को अभी रोकना है तो रोक लो, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में एक आर्मस्टिस करा लेते हैं, एक समझौता करा देते हैं। समझौते के तहत क्या होता है कि एक तो ये वाला जो सारा एरिया उसने लिया होता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, इसको ऑक्यूपाइड बाय इजराइल, इसको ऐसे ही रोक दो। और जो ये वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ग्रीन लाइन है, शायद दिख रही होगी, ये देखो, ये बना दी ग्रीन लाइन। अब जो वेस्ट बैंक इतना पोर्शन दिया हुआ था अरब वर्ल्ड को, उस पर भी काफी हद तक इजराइल ने कब्जा कर लिया था। उसको थोड़ा सा और श्रिंक करके वो कहते हैं तुम रख लो और बाकी तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो अरब वर्ल्ड के लिए। तो ये वाला एरिया जो वो छोड़ देता है। अब ये वाला एरिया भी जो ओरिजिनली अरब वर्ल्ड का था वो भी इजराइल ने ले लिया, और ये वाला एरिया भी ले लिया। अब इसके बाद इधर आ जाता है आपका इजिप्ट। इजिप्ट में इधर वाला एरिया आ जाएगा सनाए पेनिनसुला। अब जो इजराइल की अगली जो होएगी लड़ाई वो होएगी कि नहीं, अब मैं एक्सपेंशन में जाऊं और मैं सनाए पेनिनसुला वाला एरिया भी अपने कब्जे में ले लूं। अब अरेबियन प्रेशर, अब उनको पता लगे कि इजराइल से लड़ना आसान बात नहीं है जब तक यूएसए है। अब वो क्या करते हैं, ऑयल डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं। अरेबियन लैंड के पास और है क्या, ना दिमाग है, ना पैसा, ना कुछ और है, सिर्फ है ऑयल जिसपे पूरी दुनिया चल रही है। अभी तक तो ये हुआ नहीं कि शेल गैस डिस्कवर होगी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आ गया फोकस, आ गया या और एफिशिएंट इंजन आ गए। अभी तो जिसके पास तेल है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, और जिसके पास नहीं है वो रह रहा है। तो अब क्या है, अब अरब वर्ल्ड सारे इकट्ठे होके कहते हैं यूएसए को कि इजराइल को बोले कि जो उसने सनाए पेनिनसुला में एरिया और गाजा स्ट्रिप वाला एरिया हमसे लिया हुआ है वो वापस करे। अब वो वापस क्यों करेगा, ऐसे कहने से तो करेगा नहीं। अब अरब वर्ल्ड क्या कहते हैं कि हम, अगर यूएसए हमारी बात नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे, ऑयल एम्बार्गो, हम बैन लगा देंगे कि हम तुम्हें तेल ही नहीं देंगे। काफी देर तक डिस्कशंस चलती हैं, एंड 1967 में जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, अब क्या है 1961 में सिचुएशन, इजराइल को न्यूक्लियर वेपन दे दिया अब तक यूएसए ने, और सऊदी, इजिप्ट, ये वाले अरब कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन दे दिया किसने, रशिया ने। अब वो कहते हैं ठीक है आ जाओ लड़ने के लिए, और रशिया तो रेडी है, रशिया तो चाहता है कि लड़ाई हो और मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूं। बस इसी चीज को रोकने के लिए यूएसए काफी ट्राई कर रहा है, मीटिंग्स हो रही है, सब हो रहा है। इस बात का फायदा उठाता है यूएसएसआर इन 1967।
1967 में वो एक अफवाह फैला देता है। अफवाह क्या? सीरिया को कहता है कि इजराइल ने तेरे बॉर्डर्स पे ना अपनी सारी फोर्स लगा दी हुई है और वो आज नहीं तो अभी जब मर्जी, पता नहीं उसका कि कब तेरे पे अटैक कर दे। अब सीरिया पे करना दैट मींस इजिप्ट पे भी, यानी कि अरब वर्ल्ड पे भी आज वो सीरिया पे कर रहा है। इजिप्ट को लगता है कि यार मेरे पे भी अटैक कर देगा, तो इसलिए इजिप्ट जो है वो अपनी जो फोर्सेस को भेजना शुरू कर देता है। वो कहता है सनाई पेनिनसुला तक तो आ ही गया, ये और अंदर ना आ जाए इजराइल मेरे, तो वो अपनी फोर्सेस यहाँ पे भेज देता है। उधर से इजराइल को भी समझ नहीं आता कि ये गेम क्या होगी। इजराइल ने रिस्पॉन्ड तो करना है, अब बचने के लिए रिस्पॉन्ड करना है, वो अपनी फोर्सेस भेज देता है। और जब दोनों का क्लैश होता है तो दोबारा से हो रही है लड़ाई। अब इस सिचुएशन में अरब वर्ल्ड जाता है यूनाइटेड नेशंस के पास में। यूनाइटेड नेशंस के पास जाता है कि यार तू अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस मुझे दे कि मैं इजराइल से लड़ूं, बिकॉज अब मैं तेरा मेंबर हूं एंड यू आर बाउंड कि अगर मेरे पे अटैक हो रहा है तो यू आर बाउंड टू हेल्प मी। तो यूनाइटेड नेशंस जब यहाँ पे नहीं आना चाहता, कारण अगर यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे आ जाता है तो सबको ये पता लग जाएगा कि इजराइल की हेल्प कौन कर रहा है, सॉरी अरब वर्ल्ड की हेल्प कौन कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस, एंड इनडायरेक्टली कौन कर रहा है, यूएसए। तो ये तो फिर दोनों तरफ से गया वो यूएसए। तो यूनाइटेड नेशंस ये कह के मना कर देती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से फोर्सेस हटाऊंगा ताकि इजराइल को सपोर्ट ना मिले, तो मैं यहां से भी फोर्सेस हटाऊंगा, फिर मैं पूरी तरह से फोर्सेस हटा दूंगा। और अगर फोर्सेस लगाऊंगा, अगर मैं यहां पे ब्लॉकेट कर दूंगा कि ताकि इजराइल को इश्यूज आए रीइंफोर्सेस में, तो मैं यहां पर भी रीइंफोर्समेंट लगा दूंगा, उसके तुझे भी आएगा। इजिप्ट कहता है कि इसमें तो मेरे को कोई फायदा ही नहीं है, रादर मेरा तो नुकसान है कि अगर मुझे कोई भी हेल्प आनी है, वाया रेड सी आनी है, तो वो भी मेरे हाथ से गई। तो इस तरीके से जो है यूनाइटेड नेशंस अपने आप को लड़ाई से साइडलाइन कर लेता है। और बट लड़ाई तो डिक्लेयर हो गई है, उधर से इजिप्ट ने अपनी फोर्सेस भेज दी, इधर से इजराइल ने, सीरिया, ये सारे इन्वॉल्व हो गए। अब जो लड़ाई लड़ी जाती है दैट इज कॉल्ड 6 डे वॉर। अब इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसमें इजिप्ट को यह समझ आ जाता है, सबसे बड़ी बात, कि ना मेरे पास यूएसए है, ना ब्रिटेन है, ना फ्रांस है, मैं किसी का साथ नहीं ले सकता एक्सेप्ट रशिया। और अगर रशिया का साथ लूंगा तो क्या होगा, अरब वर्ल्ड के अगेंस्ट जाऊंगा मैं। इसका एक और रीजन है कि रशिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। और सोशलिस्ट कंट्रीज कौन होते हैं, जो एथीस्ट कंट्रीज होते हैं बेसिकली। एथीस्ट मतलब नो रिलीजन। बट अरब वर्ल्ड में जाके आप बोलो नो रिलीजन, इट इज एज गुड एज कि आप हमरा को गोली मार लो, बिकॉज वहां पे मुस्लिम डोमिनेशन इतनी ज्यादा है कि अगर आप रिलीजन को मना कर रहे हो तो दैट मीन्स आपकी मौत खड़ी है आपके सिर पे। तो रशिया के अगेंस्ट इसलिए इजिप्ट नहीं जा सकता बिकॉज वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। अगर वो यूएसएसआर के पास जाएगा तो उससे क्या होगा, अरब वर्ल्ड का सपोर्ट उससे निकल जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि ये नया प्लेटफॉर्म क्या तैयार कर लेते हैं इजिप्ट, कल हमने पढ़ा नॉन अलाइन मूवमेंट। सबसे बचने के लिए क्या बना लेते हैं, ये किसकी तरफ जाएगा अब, नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ। So coming back to the war, 6 Day War इसको कहते हैं। It is fought between Israel and the Arab states of Egypt, Syria and Jordan। अब यहां पर उनको लगता है कि शायद हम 3 देश फिर से मिल गए, इजराइल को हरा देंगे, बट यहां पे और धक्का हो जाता है। अब जो इजराइल सिर्फ उसके गाजा स्ट्रिप तक लिमिटेड होता है, वो बीच में घुस के पूरा सनाई पेनिनसुला एंड इवन सुएज कैनाल भी, सुएज कैनाल हमने पढ़ा था इजिप्ट के ऊपर से निकलता है, मेडिटेरेनियन सी में बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री हो जाती है रेड सी से। तो वहां से इवन सुएज कनाल तक के एरिया को इजराइल अपने कॉन्कर में ले लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं। बट ओवर द टाइम चलो वो सनाई पेनिनसुला भी छोड़ता है, उधर से सुएज कनाल को भी छोड़ देता है, जॉर्डन वाला एरिया भी छोड़ देता है। बट आज भी वेस्ट बैंक और गाजा, ये वेस्ट बैंक एंड सॉरी गोलन हाइट्स, ये आज की डेट में भी इजराइल के कब्जे में है। और इसी की वजह से सारा इशू है कि अरब्स कहते हैं कि इसको भी छोड़ो। तो ये 6 डे वॉर होती है। यहां पर दोबारा से इनको पता लग जाता है कि नहीं, हमारी बात, अरब वर्ल्ड को पता लग जाता है कि हमारी बात ऐसे बननी नहीं है। जो हमने पुरानी बात छोड़ी थी किसकी, ऑयल एम्बार्गो की, ऑयल एम्बार्गो की बात करी थी ना हमने, उसी को हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहले तो सिर्फ मीटिंग्स में था, धमकी वाली साइड पे था, अब वो कहते नहीं एक्चुअली हमें ये बात करनी पड़ेगी। दोबारा से भाई देख लो कि यूएन अपने आप को कैसे बचाता है। यूएन कहता है कि अगर मैं ये चीज को ब्लॉक करूंगा तो ये भी ब्लॉक करूंगा और ये भी ब्लॉक करूंगा, तो दैट मींस तेरे जो इजिप्ट को हेल्प आनी है वो भी नहीं आएगी, जो इजराइल को हेल्प आनी है वो भी नहीं आएगी।
तो इसराइल का इजिप्ट कहते हैं कि आगे मैं मतलब कि मेरे को लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा और अगर मेरे को हेल्प ना मिली कहीं से तो मैं क्या करूंगा। सो दिस इज द वे कि भी यूनाइटेड नेशंस और यूएस इस लड़ाई से पीछे हट जाते हैं। अब ये देखो, बिफोर 6 डे वॉर इसराइल इतना सा होता है, आफ्टर 6 डे वॉर यहां तक पहुंच जाता है। अब अरब वर्ल्ड को लगता है धक्का कि नहीं यार, इसे लड़ाई नहीं लड़ सकते, अब इसे हमें किसी और तरीके से हराना पड़ेगा। कोई और तरीका मतलब इसराइल किसके सिर पे छलांगे मार रहा है इस टाइम पे? यूएसए के। दैट मीन्स अगर मैं इसराइल की सपोर्ट जो है, उसका हुक्म का यक्का जो है मैं यूएसए उसका ले लूं तो वो गेम में तो रह नहीं सकता। और इसराइल देखो बीच में बढ़ गया, अब उसका कुछ नहीं पता कल को जाके इजिप्ट पूरा ही कॉन्कर कर ले, और वो कर भी सकता है। इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर बेसिकली इसराइल में आज भी है कि वो जिस मर्जी देश पे हाथ रखे उसको वो कॉन्कर कर सकता है, बस उसको डिप्लोमेटिकली मतलब कि पलोस के रखा हुआ है। अब वही ऑयल एम्बार्गो की बात आती है, तो यहां पर सारे जो अरब वर्ल्ड हैं खरतोम में मिलते हैं। खरतोम इज अ प्लेस इन सूडान, इजिप्ट के नीचे ही है कंट्री एक सूडान जो साउथ सूडान अलग हो गया, ठीक है। तो खरतोम में सारे अरब वर्ल्ड मिलते हैं। अब वो कहते हैं, वो वहां पे 3 नोज की पॉलिसी फॉलो करते हैं कि अब इसराइल के साथ नो पीस विद इसराइल, नो रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल एंड नो नेगोशिएशन विद इसराइल। यानी कि अब तो हमने फुल ऑन टोटल वॉर डिक्लेयर कर देनी है, इसमें चाहे हमारा नुकसान हो चाहे फायदा हो, बट इसराइल को हम रिकॉग्नाइज करेंगे ना, पीस करेंगे ना, और ना उसको बख्शेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, सारे अरब वर्ल्ड दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं, और पैरेलली क्या चल रहा है, उन्होंने यूएसए एंड इट्स एलाइज उनको तेल देना बंद कर दिया हुआ, उनको तेल देना बंद कर दिया है। उनको अपनी इकोनॉमी संभालेंगे कि इसराइल की आगे हेल्प करेंगे, वो सारे अपना उधर बिजी हैं। सारे मिलके योम किपुर, ये योम किपुर इज द होलीएस्ट डे ऑफ ज्यूज। जैसे दिवाली होती है या गुरपुरब होता है, तो हर एक रिलीजन का अपना अपना डे है, तो ऐसे ही ज्यूज का सबसे होलीएस्ट डे इज योम किपुर डे। तो इस दिन वो अटैक कर देते हैं सारे अरब वर्ल्ड इसराइल पे, ज्यूज पे अटैक कर देते हैं। अब इस टाइम पे क्या है, छुट्टियों मतलब कि त्योहार का दिन है, सारी आर्मी जो है सारे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। इस वजह से ये जो सरप्राइज अटैक होता है इसको वो हैंडल नहीं कर पाता। 2-3 दिन लग जाते हैं ज्यूज को, इसराइल को अपनी फोर्सेस इकट्ठी करने को दोबारा से। इसलिए वो स्टार्टिंग में तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छी चीज है कि अरब वर्ल्ड इस बार जीतेगा। और सेकेंडली क्या है, ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का जो कार्टेल है बेसिकली ये क्या करता है, यूएसए और उसके एलाइज को बंद कर देता है सारी ऑयल फैसिलिटी देना। तो अब यूएसए को लगता है कि नहीं, नाउ इट इज हाई टाइम, अब मुझे इंटरवीन प्रॉपरली करना पड़ेगा। और वो उन दोनों पार्टीज को बिठाता है और एक 25 अक्टूबर 1973 को बोलता है कि रुक जाओ यार, एक बार बैठ के हम बात करते हैं। बट आपको लगता है कि बात करने से कोई सोल्यूशन निकलेगा? अब कैंप डेविड, इट इज एन यूएस हॉलिडे होम ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, वो वहां पे सब पार्टीज को बुलाता है। तो वो कहते हैं यार चाहिए क्या तुम्हें? अरब्स कहते हैं कि इसराइल हमारी जगह छोड़ दे, इसराइल कहते हैं हमें जगह मिल जाए, अरब्स कहते हैं हमें जो हमारा ओरिजिनल पैलेस्टीन था एटलीस्ट वो 181 के हिसाब से तो दे दो, अगर पूरा देश नहीं देना। तो करा करू के एक बार वो सबकी सेटलमेंट करा देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सुएज कैनाल वाला एरिया होता है वो छुड़वा देता है, जो इसराइल अभी दिखाया था हमने, इसराइल कॉन्कर कर लेता है, वो छुड़वा लेता है। उसके बाद जो सारे गल्फ्स निकलते हैं बेसिकली, जो सारे नैरो स्ट्रेचेस ऑफ वाटर हैं ये निकलती हैं थ्रू पर्शियन गल्फ या रेड सी वाले एरिया से, इनको फ्री वे और इंटरनेशनल डिक्लेयर कर देता है कि यहाँ पे जो मर्जी शिप आए जाए। अब सुएज कैनाल जब इसराइल छोड़ रहा है तो उसके बाद क्या डील होती है कि मैं छोड़ तो दूंगा बट ये ना हो कि इसराइल की कोई शिप निकल रही है और तुम रोक लोगे सुएज कैनाल से, इजिप्ट रोके ना। तो ये सारी उनकी डील हो जाती है। धीरे धीरे वो जॉर्डन के साथ भी और लेबनान के साथ भी इसराइल अपने अपने जो मतभेद है वो खत्म कर देता है। बट अभी भी आसपास के देशों के साथ तो इसराइल ने सबके साथ संधि कर ली, लेकिन इसराइल का जो अंदर इसका इंटरनल इशू है वो क्या है, इसराइल ये रहा, पैलेस्टीन थोड़ा सा ये रहा, थोड़ा सा ये रहा, थोड़ा सा ये रहा। ये वाला मुद्दा तो अभी भी नहीं सॉल्व हुआ। अरब वर्ल्ड तो अभी भी नहीं खुश हुआ। नो डाउट इजिप्ट को उसकी जगह मिल गई, जॉर्डन को मिल गई, सीरिया को, सबको अपनी अपनी स्पेस जो है वो मिल चुकी है। अब आता है टेररिज्म का टाइम। टेररिज्म क्या होता है? इट इज कॉल्ड इंतिफादा। इंतिफादा इज ये एक वर्ड है जिसका मतलब है रिबेलियन।
तो फर्स्ट इंतिफादा शुरू होता है, उसमें कहते हैं कि अब तो ज्यूज को खत्म ही कर दो। जो आज तक होता रहा है ज्यूज के साथ, वो अरब्स कहते हैं कि नहीं अच्छा है, ये डिजर्व ही लोग ये करते हैं। तो उसमें क्या करता है, लॉर्ड एयरपोर्ट होता है एक इजराइल में, द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, 1970s में होता है, वहां पे मैसेकर कर देते हैं। उसके बाद म्यूनिच में ओलंपिक मैसेकर होता है, म्यूनिच में जो इजरायली टीम गई होती है उनको किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद ये हमास एक एंटबी में सारे होस्टेजेस को इकट्ठा करते हैं, बाद में उनको मार देते हैं। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम्स हैं एंड अरब्स इन पर्टिकुलर मुस्लिम जो है वो ज्यूज के अगेंस्ट हो जाते हैं और उनका मैसेकर करने लग जाते हैं। अब इस टाइम पर क्या होता है, यानी कि रेवोल्यूशन, रिबेलियन शुरू हो गया। अब इस टाइम पे एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन निकलती है पैलेस्टीन में से, यानी कि अरब वर्ल्ड में से एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन निकलती है कि ऐसे मारधाड़ करने से कुछ नहीं होगा, वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन डिप्लोमेटिकली। उसका नाम क्या होता है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और वो इजराइल के साथ बैठते हैं एंड दे साइन ओस्लो अकॉर्ड्स 93 और 95 में। ओस्लो अकॉर्ड्स क्या होता है, इट डील्स विद वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक वाला रीजन हमने देखा ना, वो कहते हैं कि हम वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है ना उसको डिवाइड तो कर लो, इजराइल पैलेस्टीन की बाद में बात करते हैं। तो उसको कर देते हैं डिवाइड, ए बी और सी, 3 एरियाज में। पहले अब वेस्ट बैंक को डिवाइड कर देते हैं इजराइल, ज्यूज और अरब्स के बीच में। ये देखो ओस्लो अकॉर्ड्स हुआ, एक तो होगा पैलेस्टीन के कंट्रोल में, एक दोनों के ज्वाइंट कंट्रोल में ये वाला रीजन, और एक जो सिर्फ होगा पैलेस्टीन के कंट्रोल में। तो ये एक अकॉर्ड सा बना देते हैं, एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उधर से इजरायली इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो सोल्यूशन चाहिए, ये सब खत्म कर दो वंस फॉर ऑल। अब आपको लगता है कि अभी भी अरब्स खुश होंगे, लिबरल ऑर्गेनाइजेशन तो आ गई, बट अरब्स एंड इन पर्टिकुलर मुस्लिम जो है बड़े ही इस टाइम पे फेरोशियस हुए पड़े हैं कि हमसे हमारा घर छीन लिया और उसके बाद तुम हमें एक कोने में जगह दे रहे हो। अभी भी लोग खुश नहीं हो रहे तुम उनसे। तो क्या होता है, सेकेंड रिबेलियन। वो कहते हैं कि फर्स्ट रिबेलियन के बाद पीएलओ ने कुछ डिप्लोमेटिकली कोशिश करी सोल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन नहीं निकला, तो इसलिए हो जाता है सेकेंड इंतिफादा। अब इससे क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वेस्ट बैंक था, इसमें ये जो एरिया आ गया अपना अरब्स को दे दिया, और इसके आसपास का एरिया पैलेस्टीन और इजराइल ज्यूज जान के अपने कब्जे में ले लेते हैं। उससे क्या होता है, वो ये वाले एरिया को ना सारे बैरिकेडिंग कर देते हैं कि ना अरब्स हमारे एरिया में आए ना ज्यूज इधर एरिया में जा सके। क्यों ना जा सके, ताकि इनको रिसोर्सेज ना पहुंचे और ये आज नहीं तो कल अपनी मर्जी से जगह छोड़ दे। ऐसा हमने कहां पे और देखा है, ये बैरिकेडिंग वाली वॉल वाली चीज हमने कहां पे देखी है, बर्लिन में। स्टालिन आता है बर्लिन को, निकिता खुर्शेव आता है और वो यहाँ पे बर्लिन वॉल बना देता है ताकि वेस्ट बर्लिन वाले ईस्ट में ना जा सके, ईस्ट वाले वेस्ट में ना जा सके, और रादर पूरा जो ईस्ट ये होता है बर्लिन ईस्ट जर्मनी में होता है, तो जिससे रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ सकेंगी और ये वेस्ट जर्मनी या तो जगह छोड़ देगा, नहीं तो वेस्ट जर्मनी भी हमारे अंडर आ जाएगा। तो ये बैरिकेडिंग कर देता है। और जो कल वो इशू था डेट वाला 13 अगस्त 1961 को वो वॉल बनती है एंड 9 दिसंबर 1989 को वॉल गिर जाती है। बर्लिन वॉल की बात कर रहे हैं। तो सेकंड इंतिफादा हो रहा है, यहां पर भी वही पॉलिसी फॉलो हो रही है कि पैलेस्टीन ने, पहले ज्यूज कहते हैं हमें ये वाला एरिया दे दो इसका वेस्ट बैंक का, और अरब्स को कहते हैं कि आप ये वाला एरिया ले लो बीच वाला। यहां पे सारी कर दी बैरिकेडिंग, ना अरब्स के पास कोई रिसोर्स जा रहा है, ना बेचारों के पास कोई काम धंधा है, ना कुछ और है, ना मिल पा रहे हैं किसी को, तो अंडर ही ट्रैप हो रहे हैं। इस वजह से रिबेलियन जो है वो दोबारा से हो जाती है एंड इट टेक्स फॉर्म ऑफ सेकंड इंतिफादा इन 2000। अब आज तक क्या है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं बट कुछ हद तक पॉजिटिव रिलेशंस आ रहे हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब आप ये देखोगे जाके घर में कि इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें, कि इंडिया इजराइल पैलेस्टीन में से किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, किसको नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, ये आप घर जाके पढ़ोगे कि और आजकल एग्जैक्टली क्या चल रहा है। नो डाउट दोनों साइड से कोशिश चल रही है कि नेगोशिएशन हो जाए और एक फाइनल सोल्यूशन मिल जाए, बट स्टिल यू विल फाइंड कि इंडिया का क्या स्टैंड है इस पे। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा इसका तो एंड में एक छोटी सी लाइन ये भी लिखी होगी कि व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया एंड हाउ डू यू, मतलब कि आपको कैसे लगता है कि ये स्टैंड सही है कि गलत है।
सो नाउ वी आर डीलिंग विद मिडल ईस्ट क्राइसिस। ये सारे किसके पार्ट है? कोल्ड वॉर की बात ही चल रही है अभी ये सारी, ठीक है ना। तो सुएज क्राइसिस आएंगे सबसे पहले कि सुएज क्राइसिस क्या होगा कि इजिप्ट में सुएज कैनाल बना हुआ है, बनाया किसने? ब्रिटेन और फ्रांस ने। बट जब यूएसएसआर की थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है इजिप्ट को, वो कहता है कि नहीं छोड़ो, तुम्हें पैसा चाहिए, जो तुम्हारा पैसा खर्चा हुआ मैं दूंगा तुझे, बट यहां से चले जाओ। सेम इज ऑयल क्राइसिस। ऑयल क्राइसिस अभी 3 नोज वाली मीटिंग करी है खरतूम में जो हमने पढ़ी है अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, 3 नोज वाली नहीं मीटिंग अभी पढ़ी हमने इससे पहले पिछले महीने। तो वो है ऑयल क्राइसिस को अब डिस्कस करेंगे कि यूएसए उसमें से एट लास्ट वापस कैसे आता है। एंड उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन कि कैसे यूएसएसआर उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और उधर से यूएसए इंटरफेयर करता है, बट एट द एंड क्या होता है? इस्लामिक नेशन बन जाता है। अब सुएज कैनाल आ गया आपका ये वाला एरिया, ठीक है, इजिप्ट वाली साइड से निकल रहा है। अब यहां से सुएज, ये पॉइंट एक ये देख लो कि जब सुएज कैनाल इजिप्ट वाली साइड से एंटर करता है तो सबसे पहले पोर्ट आता है सुएज, और जब मेडिटेरेनियन में निकलता है लास्ट पोर्ट कौन सा आता है? पोर्ट सैड, SAID, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जब इधर से एंटर करता है तो सबसे पहला पोर्ट कौन सा था? सुएज कैनाल का बेसिकली स्ट्रेच पूछता है, कहां से शुरू होता है कहां पे, मतलब कि वापस जाके सी में मिल जाता है। तो सुएज कैनाल का मेन मोटिव क्या था कि सबसे पहली बात जो मेडिटेरेनियन वाला रीजन था वहां से नहीं तो इनको पूरा घूम के आना पड़ता था ये वाला एरिया। अब यहां से उनको डिस्टेंस कम पड़ने लग गया, यानी कि ट्रेड ऑब्वियसली उसमें ज्यादा होगा। अब ये बताओ कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पूरा अफ्रीका वाला रूट है, यहां से क्यों निकाला था यूरोपियंस ने? कोलंबस, वो वास्को ड गामा को सबको क्यों भेज देते थे उधर से कि जाओ जाके इंडिया का रास्ता ढूंढ के आओ? ट्रेड तो यहां से भी हो रहा था, फिर क्यों जरूरत पड़ी कि भाई इतना मत्था मारने की ढूंढो रास्ता, अफ्रीका ढूंढो, वो अमेरिका पहुंच गया, ये इंडिया पहुंच गया, क्यों हुआ था? डायरेक्ट तो ये रहा, ये देखो क्या इशू है इसमें। यहाँ पे सारा होली रोमन एम्पायर है आपका, होली रोमन एम्पायर के बाद इंडिया शुरू हो गया। तो लैंड है, फिर क्या हो गया? लैंड तो उल्टा ज्यादा कन्वीनियंट है। ये समुद्र वाला रास्ता किसी को पता ही नहीं था, उसके बाद चलो एक्सप्लोरेशन हो रही है, क्यों हो रही है? यहाँ पे जाके इतना पैसा क्यों खराब कर रहे हैं वो? यहाँ पे तो होली रोमन एम्पायर है, वो यूरोप के तो प्रो ही है, मतलब कि प्रो क्रिश्चियन है, वो जो चाहते हैं कि रादर ये रहे। और उसके बाद सिल्क रूट सारे इधर ही हैं, सारी चीज। और अगर उसके बाद है भी है तो ये वाला एरिया, यहां से निकल जाते हैं वो लोग। यहां से अगर कैनाल नहीं भी है, चलो वो यहां से ट्रेड एक्चुअल में होता है यहां से या फिर यहां से लैंड से, चलो कैनाल बना दिए इजी नेविगेशन के लिए। ये वाला रूट क्यों ढूंढा था उन्होंने? ये तो स्टार्टिंग हमारी यही हुई थी। अब इंडिया पे ब्रिटिश ने इन्वेड करा तो क्यों करा? रिसोर्सेज यहां से भी मिल रहे थे, चलो पहला पॉइंट ठीक है, रिसोर्सेज तो ऊपर से भी मिल रहे थे। हाँ बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट किसके करके था? नहीं, अब कौन सा एम्पायर ने आ गया था? होली रोमन ऑटोमन, अब आ गया था ऑटोमन एम्पायर ये वाले एरिया में, ये यहां से ये वाले माइनर एशिया वाली साइड पे। और माइनर, और ये थे मुस्लिम्स, ये थे क्रिश्चियंस। और मुस्लिम और क्रिश्चियंस की क्या लड़ाई को क्या कहते हैं हम? क्रूसेड्स, वो चल रही थी। तो यहां से अगर इन्होंने सौदा पत्ता खरीदना तो ऑब्वियसली जो यहां से 10 रुपए की इंडिया से या साउथ ईस्ट एशिया से 10 की चीज आ रही है, वो बोलेंगे अगर यहां से लेना तो ये 100 रुपए की ही मिलनी है, नहीं तो अपने आप देख लो। तो इसलिए यूरोपियन नेशंस ने बाईपास करके सारा ऑटोमन एम्पायर एक रास्ता ढूंढना था। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि इंडिया पे आए क्यों? वास्को ड गामा यहां पे पहुंचे, यहां से बढ़िया ट्रेड चल तो रहा था। ये तो है नहीं कि वास्को ड गामा के आने से पहले ट्रेड नहीं हो रहा था इंडिया यूरोप का, हो रहा था। ये वाले रूट का कारण था ऑटोमन एम्पायर। अब ये देखो, ये सारा था ऑटोमन एम्पायर। यूरोप यहां से निकलता था, चाहे वो यहां से आ जाए चाहे यहां से आ जाए, उसको फेस किसको करना पड़ रहा था? ऑटोमन एम्पायर को। बट ओवर द टाइम नो डाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
ऑटोमन एम्पायर वीक होता है और उसके बाद जो है ये एरिया दोबारा से इनके पास आ जाता है। अब ब्रिटेन को पता लग गया कि एक तो वो वाला रूट आ गया वाया केप ऑफ गुड होप, एक तो वो रूट आ गया इनके पास। और सेकेंडली क्या है, एक तो इनको कंट्रोल करना है कॉन्स्टेंटिनोपल, बिकॉज ये वेस्ट और ईस्ट को कनेक्टिंग पॉइंट है, और दूसरा इनको कंट्रोल करना है सुएज कैनाल, ताकि ये मेडिटेरेनियन में भी जो ट्रेड हो रहा है उसको कर सके। तो अब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में हो रहा था, ठीक है, 1453 फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर के हाथ से गया। अब आ गया ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन मींस मुस्लिम्स, और मुस्लिम जो ऑटोमन एम्पायर है वो सारा ये वाले एरिया में हो गया। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की तक रह गया थोड़ा सा एरिया, वो भी फाइनली ब्रेक ऑफ हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वहां पर ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ तो किसने उसकी जगह ले ली, ब्रिटेन और फ्रांस लेंगे, और उसमें से इजिप्ट वाला एरिया, ये वाले एरिया को किसने कॉन्कर कर लिया, ब्रिटेन ने। और इधर मोरक्को किसको मिल गया था, मोरक्कन क्राइसिस पढ़े थे, फ्रांस, मोरक्को दे देता है वो फ्रांस को और खुद रख लेता है ब्रिटेन इजिप्ट को। तो अब बात शुरू होती है यहां से कि ब्रिटेन, ये समझो कि अब जो स्टोरी स्टार्ट है कि ब्रिटेन की कॉलोनी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो इजिप्ट है। अब ब्रिटेन और फ्रांस मिलके क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ट्रेड हमने करना है तो हम ऐसा करते हैं वाया सी कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इजिप्ट में से एक मैन मेड है, बेसिकली सुएज कैनाल इज अ मैन मेड कैनाल, तो वो क्या करते हैं दोनों मेडिटेरेनियन को रेड सी को आपस में जोड़ देते हैं थ्रू वाटर चैनल। और इसमें जो पैसा लगा होता है सारा ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज का लगा होता है। 1922 में इजिप्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने के बाद उसका सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो ब्रिटेन और फ्रांस की इंटरफेरेंस है ये खत्म करें। प्लस अब इजिप्ट जो है इट इज एन अरब वर्ल्ड, अरबिक कंट्री है, तो ऑटोमेटिकली ये किसके अगेंस्ट हुआ, इजराइल के अगेंस्ट। इजराइल को किसकी सपोर्ट मिल रही है, ओ सॉरी यूएसए की। इजिप्ट को किसकी मिलेगी, यूएसएसआर की मिलेगी। और इसी के चक्कर में ये क्या करता है, लड़ाई डिक्लेयर कर देता है। जब वो 6 डे वॉर हो रही है तो यहां पर किसके सिर पे वो कर रहा है ये लड़ाई, यूएसएसआर के, क्योंकि इस टाइम तक न्यूक्लियर वेपन जो है उसने हर एक कंट्री को दे दिया कि तुझे चाहिए तू रख ले, तुझे चाहिए तू रख ले, कि बस यूएसए पे अगेंस्ट हमने यूज कर देना है इसको। अब शुरुआत हो गई 1922 में ब्रिटेन हो गया, और सॉरी इजिप्ट हो गया इंडिपेंडेंट। अब इजिप्ट 1956 में क्या कर देता है, ये जो कैनाल होता है इसकी नेशनलाइजेशन कर देता है। नेशनलाइजेशन मतलब कि ये नेशनल एसेट है। अब नेशनल एसेट होने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस रोते हुए आते हैं कि इस पे सारा पैसा तो हमारा लगा, उसका क्या। इजिप्ट कहते हैं तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, आई विल कंपनसेट यू। और इस टाइम पे गमाल अब्दिल नसीर, वन ऑफ द मेन पर्सनालिटी इन नॉन अलाइंड मूवमेंट, यही होता है। ये कहता है तुझे पैसे चाहिए, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। बट अभी पैसा आ कहां से रहा है, इजिप्ट इतना नया नया देश आजाद हुआ, 30 साल हुए हैं अभी आजाद हुए को, इतने पैसे की बात कहां से कर रहा है वो, कौन इनके, यूएसएसआर होगा। अब इजिप्ट में आप ये ढूंढोगे, लिख लो, लड़ाई चलती है, एक डैम बनाना होता है इजिप्ट में नाइल रिवर के ऊपर। अब उसका टेंडर निकलता है बेसिकली, तो यूएसए कहता है मैं बनाऊंगा, यूएसएसआर कहता है मैं बनाऊंगा, बट यूएसए यहां पे पीछे हट जाता है। कारण कि अगर यहां पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आया तो इजिप्ट के वो सपोर्ट करनी पड़ेगी, और इजिप्ट की सपोर्ट करनी पड़ी, और दूसरे से इजराइल की भी सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इजराइल की सपोर्ट को बचाने के लिए, इकोनॉमिक सपोर्ट बचाने के लिए वो कहते हैं इजिप्ट छोड़ो, तू बना ले डैम यहां पे और तू पैसे ले ले। अब ये डैम से जो पैसे आएंगे वहां से इसका कॉन्फिडेंस आ जाता है इजिप्ट का कि सुएज कैनाल की नेशनलाइजेशन होने लगी है, ब्रिटेन फ्रांस का जितना नुकसान हुआ है मैं तुम्हें पैसे देने को रेडी हूं। अब यूएसएसआर आ गया लाइन में, अपनी फील्ड में आ गया, यूएसएसआर इधर से आ गया और उधर से साथ में इजराइल के साथ चक्कर चल रहा है उनका, तो उसके साथ किसका हो गया, यूएसए का। एंड हेंस लड़ाई सारी किसकी तैयारी होगी, लड़ाई की तैयारियां होगी। अब यूएसए यहां पे इंटरवीन कर देता है। यूएसए को लगता है कि अगर ये वाला क्राइसिस जो है ब्रिटेन फ्रांस, क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस यूएसए के पास जाते हैं कि नहीं यार ये तो हमारा एसेट है, ये हम छोड़ नहीं सकते इसको, तो हम या तो हमें वापस दिलवा दे, नहीं तो हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे। और अगर ब्रिटेन फ्रांस इजिप्ट ये सारे मिलके वॉर डिक्लेयर, ब्रिटेन फ्रांस ये सारे कंट्रीज मिलके वॉर डिक्लेयर करना चाहते हैं, प्लस इजराइल को तो बहाना चाहिए इजिप्ट को और कंट्रोल करने का, तो ये सारे कंट्रोल करना चाहते हैं,
तो दैट मीन्स यूएसए को भी चाहते ना चाहते हुए आना पड़ेगा अलाइड फोर्सेस के साथ में, और इसी को खत्म करने के लिए वो बना देता है सुएज क्राइसिस यूजर्स एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, 18 कंट्रीज जो सबसे ज्यादा सुएज कनाल को यूज कर रहे होते हैं उनको सबको बिठाता है और उनकी टीम बना के वो कहते हैं कि ठीक है आज से ये एग्रीमेंट है, ऐसे हम इसको यूज करेंगे। बट अगर कल को इंडिया में फॉर एग्जांपल कनाडा से कोई आता है या ऑस्ट्रेलिया से कोई आता है और वो कहते हैं कि जो गंगा रिवर है आज से नेशनलाइज्ड इंटरनेशनल एसेट है, यहाँ पे कोई भी कंट्री आके अपना शिप चला सकते हैं, या यमुना नर्मदा रिवर कोई भी रिवर को इंटरनेशनली कह देते हैं, क्या इंडिया मानेगा? वो बोलेगा ये तो इंडिया के बीच में से नहर निकल रही है, जो रिवर है इंडिया के बीच में से निकल रही है, हाउ कैन यू यूज इट? तो ऐसे ही इजिप्ट ने बोला। इजिप्ट कहता है कि तुम होते कौन हो कि भाई मेरे एसेट को, मेरे मतलब कि मेरे घर मेरे देश में से एक नदी निकल रही है उसको जाके इंटरनेशनलाइज करने के लिए? वो कहता है नहीं। अब इजिप्ट मना कर देता है, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस फिर से आग बोला कि भाई यार हमारे इतने पैसे लगे हुए हैं और अगर हमारे हाथ से वो निकल गया सुएज कनाल, दैट मीन्स हमारे हाथ से निकल जाएगा मेडिटेरेनियन का सारा ट्रेड, हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो अब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल मिलकर क्या करते हैं, इजिप्ट पे हमला कर देते हैं। अब स्टोरी कैसे बनाते हैं ब्रिटेन और फ्रांस? ब्रिटेन और फ्रांस कहते हैं इजराइल को कि तू अपने सनाई पेनिनसुला गाजा वाली स्ट्रिप को बचाने के चक्कर में तू कह रहे कि मैंने डिक्लेयर कर दी वॉर उधर इजिप्ट पे, और हम अगले दिन आएंगे और हम वहां पे अपने ट्रूप्स को स्टेशन करेंगे ये बहाना लगा के कि देखो जी ये तो सुएज कनाल है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और हम अपनी प्रॉपर्टी को बचाने आए हैं। बट यूएसए को ये गेम समझ आ जाती है कि ये इजराइल अकेला तो बेचारा कर नहीं सकता, इसको ब्रिटेन फ्रांस की सपोर्ट है, इसलिए यूएसए क्या कहता है, यूएसए कहता है कि पहली बात तो ये है कि अगर तुम ना हटे तो मैं तुम्हारे पे लगाऊंगा इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब जैसे ही इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात आती है ब्रिटेन फ्रांस तो अगले दिन ही छोड़ के चले जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमने नहीं लड़ना। और जो इजराइल है वो भी थोड़ी देर के बाद अपना बैकफायर कर जाता है जब यूनाइटेड नेशंस यूएसए कहते हैं कि अगर तू इकोनॉमिक सैंक्शन से नहीं डरता मेरे तो मैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेज दूंगा, फिर अकेला लड़ना तो उनके साथ में, प्लस तेरा अपना घर ही नहीं संभल रहा, तू औरों के घर में जाके इंटरफियर कर रहा है तो वहां पे। इसलिए 1957 में, मार्च 1957 में सारे इस वॉर को खत्म कर देते हैं। बट अभी सॉल्यूशन तो कोई भी नहीं निकला। सॉल्यूशन ना निकलने की वजह से क्या हुआ, इजिप्ट ने सारे अरेबियन कंट्रीज को इकट्ठे करता है, हमने पढ़ा था अभी। तो इजराइल ने जब अटैक करता है इजिप्ट पे तो सारे अरेबियन कंट्रीज को इकट्ठे कर देता है, और यूएसए की जो धमकी दी होती है उस टाइम पे तो मान जाते हैं, बट अब वो क्या कहते हैं कि नहीं, अब हमें यूएसए को और इजराइल को ज्यूज को बेसिकली सबक सिखाना। तो इसलिए वो 3 नोज वाली मीटिंग करते हैं खरतूम में। कहां पर है खरतूम? सूडान में। तो 3 नोज वाली, नो पीस, नो नेगोशिएशन, नो रिकॉग्निशन, ये वाली मीटिंग करते हैं और इजराइल पे इन्वेड कर देते हैं योम किपुर वाले डे पे, द होलीएस्ट डे ऑफ ज्यूज। अब ओपेक कंट्रीज साथ साथ में क्या कर रहे हैं, उधर से तेल भी नहीं दे रहे उनको, तो इस वजह से क्या है, यूएसए को अब बेचारे को कुछ ट्रीटी तो करनी है, और ट्रीटी कहां पर हो रही है, कैंप डेविड में, यूएसए में, जो प्रेसिडेंट का हॉलिडे होम है। तो वहां से अब साथ में क्या होता है, जो एम्बार्गो होती है प्रोडक्शन पे, वो उस पे भी बात होने लग जाती है कि ओपेक कहता है कि अब टोटल वॉर है, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस कहते हैं कि टोटल वॉर है। अब जो पहले हमने कल एक पॉइंट डिस्कस करा था कि ब्रिटेन और फ्रांस की टोटल ऐसी 7 कंपनीज हैं जो सारा ये ऑयल ट्रेड देखती थी पहले, कार्टेल बनने से पहले, बट उसके बाद क्या होता है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस उनको कर देते हैं जीरो, और कहते हैं कि आज से हम देखेंगे कि हमने कितना ऑयल निकालना है, किसको बेचना है, कैसे बेचना है, हमारी शर्तों पे होगा सारा ये गेम। तो ओपेक क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन भी कम कर देता है, वो कहता है ठीक है मैं अपना नुकसान झेलने को तैयार हूं, लेकिन एक बार यूएसए इजराइल को इनको सबक सिखाना है, तो अपनी प्रोडक्शन ही कट कर देता है। अब जब प्रोडक्शन कट करता है तो यूएसए और एलाइज के पास वैसे नहीं तेल जा रहा होता ऑयल, अब प्रोडक्शन कम होने से और क्या होता है, और ऑयल क्राइसिस हो जाते हैं। अब इनके लिए क्या होता है, पीस ट्रीटी हो जाती है, अब पीस ट्रीटी होएगी कैंप डेविड वाली जो हो रही है, बट उससे पहले कि ऑयल प्रोडक्शन कम हुई तो इससे हुआ क्या, ऑयल प्रोडक्शन कम हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगी, यानी कि तब सबसे पहली बार वर्ल्ड को यह पता लगा कि अब हमें सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑयल ढूंढना पड़ेगा,
जैसे आज बात हो रही है ना कि इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करें या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करें, तो ये सबसे पहली बार वर्ल्ड को तब पता लगा कि ऑयल पे डिपेंडेंसी इतनी नहीं रखनी। तो इस वजह से यूएसए अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करता है, प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें वो कहता है कि ठीक है हम उन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जितने रिसोर्सेज हमारे पास है उन्हें भी तो यूज करो। और उस चक्कर में क्या होता है, यूएसए में टेक्सास में उसके अपने ऑयल रिजर्व्स होते हैं कुछ और शेल गैस, ये अभी साल 2 साल पहले रादर अभी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकला, सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। शेल गैस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड कंपैरेटिवली इसकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट भी कम है। तब यूएसए ने सबसे पहली बार इसको डिस्कवर करा था। अब यूएसए इसका शोर मचा रहा है कि नहीं यार इसी को डिस्कवर करो। क्यों? क्योंकि अब यूएसए को पता लगे कि ये मेरे पास है, इसके लिए मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो जिस दिन किसी भी बड़े कंट्री के पास कोई ऐसा रिसोर्स आ गया जिससे वो ऑयल को रिप्लेस कर पाए, तो उसके बाद वो क्या बात करेंगे, क्या शोर मचा देंगे सारे डेवलप्ड कंट्रीज? पोल्यूशन का, कि जी सारे कंट्रीज मिलकर पोल्यूशन कर रहे हैं। जो आजकल हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ये सारा एक पॉलिटिकल स्टंट है। कारण ऑयल अरेबियन लैंड्स में ऑलरेडी कम हो चुका है। अब अरेबियन लैंड्स में इतना तेल नहीं बचा कि आगे वाली जनरेशंस को वो सस्टेन कर सके, ठीक है। और अब रिन्यूएबल वाली साइड पे हो गया। रिन्यूएबल मतलब टेक्नोलॉजी, जिसके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतनी एफिशिएंसी के साथ वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। और इसलिए अब क्या है, अब सारे चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी किसके पास है, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये बड़े देशों के पास है। इसलिए सारे चाहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है अब उनके लाइन में लगे, उनके पास है। और इसलिए उन्होंने क्या शोर मचा दिया अब पोल्यूशन का। जब खुद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला वहां पे इंग्लैंड में, यूएस में या बड़े ब्रिटेन, फ्रांस में, तब तो किसी ने नहीं बोला कि ये पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है। आज ऐसी क्या बात होगी कि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया? अब क्यों इतना डाटा इकट्ठा हो रहा है, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं। तो इट इज ऑल, मतलब कि हर चीज पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड है। अब यूएसए ने अपने टेक्सास वाले रीजन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, कुछ लेवल तक उसने करा। एंड सेकेंडली उसने शेल गैस को डिस्कवर कर लिया। शेल गैस को डिस्कवर करने से उसको लगा, बट अभी ये बड़ी नेसेंट स्टेज पे है, बड़ी ही एक छोटी एज है उसकी, तो जिस वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पाता। प्लस टेक्सास में भी उसके ऑयल रिजर्व जो है वो कम है, कि ये नहीं हो सकता कि आने वाली सारी जनरेशंस को वो टेक्सास वाले ऑयल से सस्टेन कर सके। तो इसलिए प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंस होता है कि वो कहता है कि नहीं, धीरे धीरे अभी देखो कि वी शुड फाइंड अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑयल, बट अभी तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या होता है, पीस ट्रीटी हो जाती है। पीस ट्रीटी में कहां पे होती है? कैंप डेविड में होती है। इट इज अ हॉलिडे होम ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, जहां पे इजिप्ट और इजराइल की आपस में वो संधि करा देते हैं। वो कहते हैं ठीक है यार, तू उसका एरिया वापस दे दे, तू उससे तेल लेना वापस शुरू कर दे। और ओपेक कंट्रीज को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि यार तुम हमें अब ऑयल दे दो। तो यहां से सिचुएशन जो होती है वो क्लियर ऑफ होने लग जाती है। जो ऑयल क्राइसिस होता है जो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज ईरानियन रेवोल्यूशन। अभी ईरान का मैप है, थोड़ा सा ब्लर्ड है वैसे। ईरान के आसपास भी देख लो सारे अरब कंट्रीज हैं, और ये अर्मेनिया, अजरबैजान, ये कौन सा वाला रीजन है, कल हमने पढ़ा था, कॉकस रीजन। यहां से सारा तेल आ रहा है। ये ईरान, इराक, ये ट्रांस जॉर्डन वाला एरिया, यहां से तेल सारा इधर जा रहा है। सो ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड्स पे है। एक तो सप्लाई भी हो रही है और प्रोडक्शन भी हो रही है और मार्केट भी इधर से ही है। तो ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड्स पे है। और इतनी इंपॉर्टेंट हॉट सीट को कोई भी चाहेगा तो है नहीं कि मैं अपने छोड़ दूं। यूएसए भी चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करूं, यूएसएसआर भी चाहेगा मैं ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करूं। सो इसकी वजह से क्या होगा, दे विल मेक श्योर कि यहां पर हमेशा इश्यूज बना रहे। और आज भी यहां पर इश्यूज बने हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, जिसको हम कहते हैं टेररिज्म। एंड ईरान में इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। बहुत माइनर सा डिफरेंस है टेररिज्म और रेवोल्यूशन में। अब इंडिया में अगर हम देखें, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नॉन वायलेंट एक्ट्स भी हुए हैं, ठीक है, सॉरी वायलेंट एक्ट्स भी हुए हैं, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। बट अगर उसी को इंग्लिश हिस्टोरियंस की तरफ से पढ़ोगे, दे विल कॉल इट टेररिज्म। तो यही फर्क है कि हम ईरान अगर इसको आप किसी इंग्लिश ऑथर से पढ़ोगे, ही विल कंसिडर कि ये टेररिज्म का टाइम था।
बट हम क्या पढ़ते हैं, इट इज अ रेवोल्यूशन। अब ओसामा बिन लादेन में बोलूं तो क्या बोलोगे आप इसको, इज ही अ रेवोल्यूशनरी और अ टेररिस्ट? आपके लिए टेररिस्ट है। ईरान में जाके पूछो, ईरान में जाके पूछो कि उनके लिए क्या है, ये रेवोल्यूशनरी है कि टेररिस्ट है। सो ये बड़ा ही एक पर्सपेक्टिव है बेसिकली आपका, कि जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। और हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, हमारा जो सारा करिकुलम है वो किसके हिसाब का है? ब्रिटिशर्स ने सारा रूल करा, एजुकेशन सिस्टम उन्होंने करा, तो इसलिए हम भी ओसामा बिन लादेन को एक टेररिस्ट कहेंगे। बट ईरान में जाके पूछो, मिडिल ईस्ट में जाके पूछो, ही इज अ रेवोल्यूशनरी आउट देयर। सो दिस इज जस्ट योर पर्सपेक्टिव। और पर्सपेक्टिव के लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज पढ़ने हैं। एक ही बुक से पढ़ोगे, उसने एक ही रेफरेंस दे देना है आपको कि नहीं जी ये तो गलत ही है। अब 2-3 जगहों से पढ़ोगे, जब रेफर करोगे, गूगल करोगे, उसमें से गूगल में से भी आप 3-4 लेक्चर्स पढ़ोगे, किसी रशियन ने लिखा हुआ है, किसी एक मिडिल ईस्ट के हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है, किसी अमेरिकन ने लिखा हुआ है, तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होगा। अब बैकग्राउंड करते हैं। सो ईरान इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री। मुस्लिम्स के 2 ग्रुप बताए थे, शिया सुन्नी। तो ईरान इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री विच इज रूल्ड बाय कजार डायनेस्टी। कजार डायनेस्टी, बट कजार डायनेस्टी जो है बेसिकली क्या है, वो रशिया की तरफ यानी कि सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंड है। और इसलिए क्या होता है, सोशलिज्म के अगेंस्ट साथ होएगी यानी कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होएगी। तो इसके लिए इंटरनल रिबेलियन एक क्रिएट करा देते हैं ब्रिटेन और फ्रांस 1905 में कजार डायनेस्टी के अगेंस्ट। उसका कारण कि रशिया को उसने कंसेशंस दिए हुए थे कि ऑयल अगर मैं बाकी दुनिया में 100 रुपीज का बेच रहा हूं, तुझे मैं 95 का बेच दूंगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो लोकल्स हैं, ये भी ट्राइबल्स जो लिख रहा हूं ना, ये थ्रू आउट आप देखना प्रेजेंटेशन, इनका रोल हमेशा रहेगा। अब ट्राइबल्स अगेंस्ट हो गए कजार डायनेस्टी के, क्यों? क्योंकि वो सोशलिस्ट कंट्री के साथ चले गया। अब सोशलिस्ट कंट्री के साथ चले गया तो क्या दिक्कत होगी उसमें, रिलीजन वाली। सोशलिज्म कहते हैं कि कोई रिलीजन नहीं है, क्लासलेस, कास्टलेस, एंड एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें ना क्लास हो ना कास्ट हो, तो वो है। बट एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, इस बात को तो कोई मानेगा नहीं। दैट मींस वो नेचुरली किसका दुश्मन हो गया, यूएसए का। और यूएसए किसका प्रोपोनेंट है, सोशलिज्म का। और अगर कजार डायनेस्टी ईरान में रशिया को हेल्प कर रही है, दैट मीन लोकल्स ट्राइबल्स की जो है वो अगेंस्ट होगी। तो इसलिए जो ट्राइबल्स हैं हमेशा ही जो है एस्टैब्लिश्ड सरकारों के अगेंस्ट जाएंगे। पहले यूएसएसआर के अगेंस्ट थे, उसके बाद वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ईरान में वेस्टर्नाइजेशन आई है वो कैपिटलिज्म करके आई है, और जो वेस्टर्नाइजेशन आई है इसने क्या करा, वो वहां के जो लोकल लॉज, कस्टम्स थे, ऑर्डर था जो, उसको सबको खत्म कर दिया। तो इसलिए क्या है, पहले एक सोशलिज्म के अगेंस्ट थे लोकल ट्राइबल्स, एंड उसके बाद कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट हो गए, और एंड में क्या हुआ, इनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, लाइक इसको हम कहते हैं अलकायदा, तालिबान, ये सारी ये वो ट्राइबल्स लोग हैं। ठीक है। अब ऑयल कंसेशंस की वजह से ब्रिटेन फ्रांस ने क्या करा कि चलो हेल्प करो लोकल ट्राइबल्स की और यहाँ पे रेवोल्यूशन करा दो। रेवोल्यूशन करा दिया और यहाँ पे मोनार्की कर दी खत्म, और पार्लियामेंट बना दी मजलिस, MAJLIS, इसको पार्लियामेंट ऑफ ईरान इज कॉल्ड मजलिस। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी ले, क्योंकि कैपिटलिज्म हमेशा चाहेगा कि डेमोक्रेसी रहे। डेमोक्रेसी से क्या होगा, सभी का मतलब कि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, सोशलिस्टिक आइडियाज को भी मिलेगी, कैपिटलिस्टिक आइडियाज को भी मिलेगी, न्यूट्रल आइडियाज को भी मिलेगी, तो और रिलीजियस आइडियाज को भी, सबको आइडियाज को मिलेगी। तो किसी भी एक ग्रुप को कैपिटलिज्म पकड़ेगा, उनको पैसे देगा और अपने हिसाब से काम कराता रहेगा। सोशलिज्म होगा, उसकी एक आइडियोलॉजी होगी कि सब कुछ जो है स्टेट का होगा, और कैपिटलिस्ट जो टेंडर्स निकलेंगे वो फिर उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, इसीलिए कैपिटलिस्ट जो होते हैं हमेशा हर जगह जाके चाहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी आ जाए। स्टोरी शुरू होगी। अब जो यूके स्पॉन्सर्ड कूप हुआ, वहां पे रजा शाह पहलावी को फॉर्म्स मजलिस। बट ओवर द टाइम क्या होता है, इसका भी जो यूएसएसआर के साथ जो होते हैं रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ पोजीशन की इसके ऊपर ही रशिया बैठा, तो इसके से अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। 1941 में यूएसएसआर के जब देखते हैं कि उसके रिलेशंस भी अच्छे हो गए, जो मैंने अपना पपेट किंग बिठाया था, ब्रिटेन ने, कैपिटलिस्ट ने बिठाया था, तो वो क्या करते हैं, उसके बेटे को मोहम्मद रजा पहलवी को राजा बना देते हैं।
अब मोहम्मद रजा पहलवी जो है वो नो डाउट कैपिटलिस्ट के हिसाब से काम कर रहा है, बट 1950 में एक डेमोक्रेसी भी तो बनाई हुई है, तो राजा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना, तो मजलिस मोहम्मद मुसादिक इसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और ये बंदा होता है पूरा ही सोशलिस्टिक आउटलुक का। तो हो गया, ये आ गया कैपिटलिज्म, ये आ गया सोशलिज्म, एंड हेंस लड़ाइयां। अब लड़ाई स्टार्ट कैसे होती है? ईरान में क्या चीज है? ऑयल है सिर्फ। ऑयल में स्टेक्स होंगे किसी के, तो वो ज्यादा किसके होंगे? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यानी कि कैपिटलिस्ट नेशंस के। तो जैसे वहां पे सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था, यहां पर वो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर देता है प्राइम मिनिस्टर उनका। अब ये खतरा किसको हो गया? कैपिटलिस्ट को, इसलिए उनकी लड़ाई करवा दी। इसलिए जो लड़ाई है वो शुरू होगी शाह वर्सेस प्राइम मिनिस्टर। शाह को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। और इसको कौन कर रहा है? यूएसएसआर, यानी कि सोशलिस्ट वर्ल्ड। अब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, ये बात हम कर रहे हैं 1950s की, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, दैट मींस ब्रिटेन फ्रांस का उतना रोल नहीं रहा। अब ब्रिटेन फ्रांस की जगह कौन आ गया? यूएसए। यूएसए क्या करता है? अपनी सीआईए भेजता है और वहां पे जाके मिलिट्री कूप करा देता है दोबारा से। मिलिट्री कूप करा के वो क्या करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है इसको हटा देते हैं वो, और जो ये किंग होता है मोहम्मद रजा पहलवी, इसके बेटे को दोबारा से किंग बना देते हैं। अब ये तो है नहीं कि कूप हो गया, उसके बाद सारी जो डिसेंट, वॉइस ऑफ डिसेंट थी वो खत्म हो जाएगी। अभी भी कुछ रहेगा से लोगों का कि नहीं, जो है वी शुड हैव अ सोशलिस्टिक आउटलुक। तो उसके लिए क्या करता है सीआईए, जो यूएस की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीक्रेट पुलिस बेसिकली होती है, वो वहां पे भेजता है और वहां पर जाके ईरानियन पुलिस को सवाक, उसको क्या कहते हैं? सवाक, उसको ट्रेन करते हैं। उसको ट्रेन क्या करते हैं कि अगर कोई भी बंदा सोशलिज्म के हक में या कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बोलेगा, उसको मार दो, उठा दो, जेल कर दो, एग्जीक्यूट कर दो या एग्जाइल कर दो। तो अब होगी यूएसए की भी एंट्री होगी। ये देखो सवाक, ये सारी चीजें होती है। सवाक क्या होती है? बहुत ज्यादा सप्रेशन करने लग जाती है। सप्रेशन अगर आम लोगों पे होएगी तो क्या होगा? उसका रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स कहां से निकलता है? ट्राइबल्स में से। और ट्राइबल्स का लीडर कौन होता है? अयातुल्ला रूहानी खुमैनी। ये खुमैनी जो डायनेस्टी है आज तक यही रूल कर रहे हैं ईरान को, इनकी लिनिएज ही बेसिकली रूल कर रही है। तो ये खुमैनी क्या होता है? ये कि मतलब कि वहां पे स्टार्ट कर देता है कि हमने आज के बाद सरकार को टैक्स नहीं देना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेसिकली वो शुरू कर देता है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू करी तो क्या हुआ? ये वर्सेस हो गया शाह, ये वर्सेस शाह हो गया। अब लोकल ट्राइबल्स जो हैं, अब ईरान की जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली ट्राइबल्स को ज्यादा अच्छी पता होगी, तो वहां पर वो क्या शुरू कर देते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर। और उसकी वजह से जो शाह की पुलिस होती है सवाक एंड सीआईए, वो उसको इतना नहीं कॉन्कर कर पाते, और इसलिए शाह जो है वो वैसे ही देश को छोड़ के चले जाता है। अब अयातुल्ला रहमानी शाह फ्लीज इन 1797 एंड अयातुल्ला रूहानी खुमैनी वो अपना एक प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, मेहदी बजरगान, इसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। खुमैनी जो है एक अपना प्राइम मिनिस्टर स्टैंड कर देता है, बट एक मजलिस का भी तो है प्राइम मिनिस्टर, शाहपुर, ये भी तो है एक बंदा, इसका क्या करेंगे? तो ये शाहपुर क्या होता है? मजलिस वाला ये भी भाग जाता है, और जो इसका प्राइम मिनिस्टर होता है जो खुमैनी खड़ी करता है वो उसके बाद वो रूल करता है। उसके बाद सॉरी ये 1979 है, 1979 है ये, ठीक है। जो मजलिस वाला था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर, वो चले जाता है। अब जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चले गया, कौन बचा पीछे? ट्राइबल्स बचे। और ट्राइबल्स किस पे वर्क करते हैं? शरिया लॉज पे, यानी कि ईरान बिकम्स अ इस्लामिक नेशन। जब तक यूएसए था तब तक बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट थी, लेडीज काम पे भी जाती थी, बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर लोगों को लगता था कि है। बट उसके बाद जब शरिया लॉ आ गया तो दोबारा से वही हिजाब शुरू हो गया, सारे जो मुस्लिम डोमिनेटेड लॉज हैं वो शुरू हो गए, तो ये आ जाता है। तो इसलिए इस्लाम बिकम्स अ
इस्लामिक नेशन एंड टोटलिटेरियन इन नेचर। 1981 में जो खुमानी है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को खत्म कर देता है, बट 89 में वो दोबारा से प्रेसिडेंट की पोस्ट को बना देता है। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और जो उसका शाह है, शाह कौन होता है? खुमानी लीनियज में सारी होती है। तो बेसिकली अब यहाँ पे एक सुप्रीम लीडर है ईरान में, अगर आज पढ़ोगे, एंड एक है प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट नहीं है, एंड टुडे इट इज एन इस्लामिक नेशन। अब ईरान को हेल्प यूएसए सार कर रहा होता है, बैक मतलब कि पीछे से, थ्रू पाकिस्तान, थ्रू पाकिस्तान। जैसे अब ईरान और एक साथ साथ में ही है बिल्कुल, तो यूएसएसआर इज हेल्पिंग। अगर आज भी देखोगे कि अलकायदा तालिबान कहां पे वेपन्स खरीदने जाते थे? पाकिस्तान में। इसकी भी एक डॉक्यूमेंट्री है, अच्छी है, देखना जरूर। तो उसमें बताएंगे कि हाउ यूएसएसआर वाज हेल्पिंग ईरान ड्यूरिंग इट्स वॉर। नेक्स्ट, अब हम बढ़ेंगे दोबारा से जापान को। ठीक है, जापान आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? हारा जीता है? हार गया, सरेंडर कर गया अनकंडीशनली बिकॉज ऑफ एटम बॉम्ब्स, 2 एटम बॉम्ब जो छुड़े। बट अब कैपिटलिस्ट को लग गया डर दोबारा से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कारण चाइना में भी आ गया सोशलिज्म, कोरिया में गए, वहां पर भी सोशलिज्म को नहीं बचा सके, वियतनाम में भी नहीं बचा सके, इंडो चाइना रीजन में भी नहीं बचा सके, सोशलिज्म को तो कहीं भी नहीं बचा सके। अब बचा कौन सा? जापान। अगर जापान में भी सोशलिज्म आ गया तो दैट मीन्स पूरे साउथ ईस्ट एशिया गया हाथ से कैपिटलिस्ट के। अब जापान को बचा के रखना है। जापान को बेसिकली अब हारने के बावजूद भी इतना नहीं मारना कि वो मर जाए, थोड़ा थोड़ा मतलब कि उस पर प्रेशर रखना है, बट इतना भी नहीं रखना कि वो दब के मर ही जाए। दब के मरने का मतलब कि इतना भी प्रेशर नहीं करना कि वो यूएसएसआर के पास चले जाए। तो सिर्फ खुश भी रखना है और अंडर भी रखना है। तो यही हो रहा है आज की डेट तक। अब अपीजमेंट करनी है, कैसे करेंगे? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सभी कंट्रीज जो लड़े, जो बेसिकली एनिमी कंट्रीज थे, जापान को आज तक यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं मिली जगह परमानेंट मेंबर में? ऑल्दो वो चाइना से ज्यादा बेटर था उस टाइम पर, बट फिर भी चाइना को मिल गई, इसको नहीं मिली। तो जापान इज कंसिडर्ड टू बी एन एनिमी ऑफ एलाइड फोर्सेस, इसलिए उसको उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया। सो अब हुआ 1950 में ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। इसमें यूएसए ने सभी कैपिटलिस्ट देशों को बोला कि जापान हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि अगर यहाँ पे कम्युनिज्म आ गया तो एशिया हमारे हाथ से गया, और एशिया हमारे हाथ से गया, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जापान को खुश रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये, जो जापान का किंग होता है उसको एज इट इज रखते हैं। अगर जापान के किंग को हटा देते तो वहां पे समुराई कल्चर है। समुराई कल्चर क्या कहता है? कि जान जाए वचन ना जाए, कि मर जाएंगे लेकिन अपने राजे को नहीं कुछ होने देंगे। तो बेसिकली इससे क्या करा उन्होंने? लोकल्स की जो सपोर्ट थी वो ले ली। उसके बाद जापान को एक और कहता है कि कोई भी तुझे फाइन नहीं देना। बेसिकली जैसे जर्मनी को डिवाइड कर दिया आपस में, इटली को बेचारे को वैसे रेपरेशंस लगा दी। जर्मनी को बोला कि तेरे पे कोई फाइन नहीं लगेगा, तू आजाद है, लेकिन उसकी शर्तें रहेंगी। सबसे पहली बात, जापान की अपनी कोई आर्मी नहीं होगी, और यूएसए अपनी आर्मी वहां पे स्टेशन करेगा। जापान सिर्फ अपनी पुलिस स्टेशन कर सकता है। उसके बाद तो एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर रहेगा, बेसिकली हमारे हिसाब से चलेगा। कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी फिलॉसफी, बेसिकली कम्युनिज्म, उसको एंटर नहीं करने देगा। और थर्डली, जो सारा कैपिटल आएगा, जो सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वो कहां से आएगा? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से। तो ऐसे वो क्या, जापान बेचारा इस टाइम पे बेबस है, कुछ कर तो सकता नहीं। वो कहता ठीक है, कम से कम तुमने मेरे पे फाइन तो नहीं लगाया, प्लस मेरे पे डेवलपमेंट तो लाओगे। अब डेवलपमेंट कैसे होती है? सबसे पहले जाय बस्तु, जो सारे बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं जापान के, दे आर कॉल्ड जाय बस्तु। एग्जांपल इसका आज की डेट में कौन सा है? उस टाइम पर भी था। मित्सुबिशी का नाम सुना? मित्सुबिशी कंपनी का एसी भी बनाती है, कार्स में भी हम काफी देखते हैं। तो मित्सुबिशी कंपनी वाज अ जाय बस्तु, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एक पावर हाउस था जापान का। तो उन सबको वो खत्म कर देता है। उसके बाद जो शिंटोइज्म होती है, जो समुराई कल्चर बेसिकली होता है जापान का, जिसमें वो बड़ी ग्रेसफुल अपने आप को मानते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे बट अपने कल्चर को नहीं कुछ होने देंगे, उसको खत्म कर देता है।
तो बेसिकली वो रिवर्स कोर्स में डेवलपमेंट हो जाती है। हम कहते हैं ना हवाई बदल गई शहर की। अगर आप एक जगह पे जाओ, वहां पे सिर्फ जमीन होगी, 10 साल के बाद आप जाओ, वहां पे मॉल्स हैं, वहां पर इतने सारे रोड्स आ गई, गाड़ियां बेमिसाल आ रही हैं, लोग हैं वहां पे, तो आप जाके कहते हो ना हवाई बदल गई यार इस एरिया की। तो रिवर्स कोर्स कि वहां पर डेवलपमेंट की हवाई उल्टी कर दी। डेवलपमेंट हुई, नो डाउट डेवलपमेंट हुई। कैसे? अब जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे उन्होंने वहां से अपनी वुमेन एक्टिविस्ट भेजी। जो यहाँ का कल्चर था वो बड़ा मेल डोमिनेटेड था, तो वहां से उन्होंने अपनी वुमेन एक्टिविस्ट भेजी कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट करो। वहां उसके बाद पॉलिटिकली उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट्स करी, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैपिटलिस्टिक आइडियाज। सोशली करी, एजुकेशनली करी। एजुकेशन में सारा करिकुलम आज की डेट में जापान में जो है वो कैपिटलिस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली उन्होंने डेवलपमेंट करी, नो डाउट, जो आज तक कंटिन्यू हो रही है। बट क्या है, वो अंडर द सुपरविजन ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज एंड उनके अपने जो तौर तरीके थे जापान में, शिंटोइज्म के, समुराई कल्चर के, इन सबको खत्म करके अपने हिसाब से जो इन्होंने करा। एंड टिल डेट जापान जो है बड़ा उस टाइम पर कैपिटली जो नो डाउट वो खत्म हो गया था, बट उसके बाद सभी कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने उसमें इन्वेस्ट करा, उसकी रिकंस्ट्रक्शन करी एंड ब्रॉट जापान टू द प्लेस वेयर इट इज टुडे। और आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कभी भी हम कहें, इलेक्ट्रॉनिक्स या कार्स भी चलो आप ले लो, टोयोटा अगर हम देखें, तो आज की डेट में भी सबसे जो पायनियर्स हैं, वन ऑफ द पायनियर्स इज जापानीज टेक्नोलॉजी। और ये सारा करने के लिए कैपिटलिस्ट कंट्रीज किसको भेजते हैं सारे? एक डॉगलस मैकार्थर होता है, उसको बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, लेकिन इस हिसाब से करानी है कि इनको सप्रेस भी नहीं करना और इनको अपनी आवाज भी नहीं उठाने देनी, बिल्कुल एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जाना। नेक्स्ट इज सोवियत अफगान वॉर। अब अफगानिस्तान अगर आप पढ़ोगे ना, इट इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ग्रेवयार्ड का मतलब पता है? कबर। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, कि आज तक कोई भी एम्पायर यहां पर कब्जा नहीं कर पाया अफगानिस्तान पे। उसका कारण क्या? उसकी ज्योग्राफी, उसकी टोपोग्राफी। वहां पे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं किसको समझ नहीं आती, और जब तक समझ आ जाती है गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, अटैक होता है और वो मार देते हैं। यहाँ पे पर्शियंस ने आने की कोशिश करी, उनको वो खत्म हो गए। अलेक्जेंडर ने कोशिश करी इसको कंट्रोल करने की, वो भी नहीं कर पाया। अरब्स आए, चंगेज खान आए, ये चंगेज है, इनको प्रोनाउंस चाहे चंगेज करें, स्पेलिंग इसके ये है। चंगेज खान आया, मुगल्स आए, सिख्स आए, ब्रिटिश आए, सोवियट्स आए, और अब लेटेस्ट कौन भागे यहां से? अमेरिकन। कोई भी आज तक अफगानिस्तान को कॉन्कर नहीं कर पाया। और इसको फिर अगर कॉन्कर नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या करा, इसको एज अ बफर स्टेट यूज कर दिया। बफर स्टेट किसमें? रशिया, अफगानिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। रशिया को बोला कि तूने उधर नहीं आना, हम तेरे इधर नहीं आएंगे, तो इसलिए अफगानिस्तान को इन्होंने क्या यूज करा एज ए बफर स्टेट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात क्यों कर रहा हूं कि कोई इंडिया, पाकिस्तान, ये सारा इंक्लूड कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, तो ये हो गया बफर स्टेट कि ना उधर से कोई आए ना इधर से आए। अब जैसे जर्मनी को यूज कर रहा था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एज ए बफर बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न यूरोप, यहां पर इसको यूज कर रहे हैं अफगानिस्तान को। बट अफगानिस्तान पे कोई भी आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई इज अफगानिस्तान कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो आप उसमें ये सारे रेफरेंसेस देके उसके बाद इन पर्टिकुलर एक तो ब्रिटिश एंग्लो अफगान वॉर्स का आप रेफरेंस दोगे, उसके बाद सिक्स के साथ बेसिकली जो हमारे इश्यूज रहे अफगानिस्तान में, जो कब्जा करने की कोशिश करे वो रहे। अब अकबर वाले टाइम में भी आप पढ़ोगे तो क्या होता है, अकबर राजपूत को यहां पे लगा देता है, पता है आपको? राजपूत को वो भेज देता है कि जब वो कहता है कि राजस्थान वाले एरिया से निकल रहा होता है, वो कहता है कि नहीं जी अकबर को नहीं निकलने देना, मुगल एम्पायर को नहीं निकलने देना हमने। तो अकबर कहता है चाहिए क्या इनको राजपूत को? वो कहते हैं पहले तो ये बड़े लड़ाके बंदे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ज्योग्राफी ऐसी में रहते हैं, वो एक डेजर्ट में रहते हैं जहां पे हर रिसोर्स के लिए लड़ाई करनी है आपको, और बिना लड़ाई के आपको वो रिसोर्स नहीं मिलेगा। अब आप एक नॉर्दर्न प्लेन्स में, फर्टाइल प्लेन्स में रह रहे हो, यहाँ पे अच्छी आपकी खेती हो रही है, अच्छी कैटल है, अच्छा मौसम है, अच्छा पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसलिए हमारी टेंडेंसी ही क्या है, एक बड़े ही कूल माइंडेड, काम से लोग हैं हम। बट अगर आप राजस्थान में जाओ, यही अफगानिस्तान में जाओ, यही ठंडे देश में जाओ, तो वहां पर क्या है,
रिसोर्स के लिए शुरू से लड़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए वो आपकी नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है। सेम वॉज विद राजपूत्स, वहां पर डेजर्ट एरिया, उनको क्या है शुरू से पता है कि अगर मुझे अपना हक लेना तो मुझे लड़के ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए अकबर भी राजपूत को अफगानिस्तान में भेजता है कि जाओ वहां पे लड़ो, तुमने लड़ने का मन है, तुम्हें वहां का मैं तुम्हें हेड बनाता हूं, तुम वहां जाके लड़ो। बट कोई इसको आज तक कॉन्कर नहीं कर पाया, एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अब रशियन इन्वेजन यहां से स्टार्ट होगी हमारी स्टोरी, सोवियत अफगान वॉर में। अब 20th सेंचुरी में क्या चीज चल रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात चल रही है। रशिया अभी पूरी तरह से इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज नहीं हो पाया, तो उसको इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज करने के लिए सबसे पहले तो वो ब्लैक सी वाली साइड पे जा रहा है, बट वो फिर भी क्या है, वो एक इंटीरियर सी है जिसको मेन सी से कनेक्ट करने के लिए रूट चाहिए। ठीक है, ब्लैक सी अगर जाता है कंट्रोल में ले लेता है, बट फिर भी उसको मेडिटेरेनियन तक पहुंचने के लिए यूरोपियन देशों से या किसी रास्ते से जाना है। इससे बेटर ये नहीं है कि रशिया यहां से आए, यहाँ पे अफगानिस्तान है और उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट है सारा, इस पे सभी ये सारी कोस्ट लाइन उसको इंडियन ओशन वाली मिल जाएगी, ये इसके लिए इजी नहीं है। तो इसलिए क्या वो प्लान करता है कि मैं अफगानिस्तान पे इन्वेजन करूंगा, और इन्वेजन करने के लिए क्या इंटरनल रिबेलियन क्रिएट करा देगा, कभी सोशलिज्म को यूज कर देगा, कभी कम्युनिज्म को यूज कर देगा। तो बेसिकली उसको चाहिए इंडियन ओशन। और दूसरा उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है, जो इस्लामिक नेशन ईरान बन चुका है, कहीं अफगानिस्तान भी इस्लामिक नेशन ना बन जाए, और अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग चलने लग गया अफगानिस्तान भी, तो वो हो जाएगा सोशलिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा, और वो चाहता नहीं है, क्योंकि अभी ब्लॉक फॉर्मेशन की बात चल रही है, अभी ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने सैटेलाइट नेशंस बनाने की बात चल रही है। तो इसमें वो इतना बड़ा रिस्क तो लेगा नहीं, तो इसलिए वो क्या कहता है कि लेट अस ऑक्यूपाई अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में 1973 से हम बात शुरू करते हैं। मोहम्मद जहीर शाह वाज अ किंग, यहाँ का जो शाह है वो मोहम्मद जहीर शाह है, उसका नेफ्यू मोहम्मद दाऊद खान उसको ओवरटेक कर देता है, मतलब कि वहां पे कूप कर देता है और खुद अपनी गद्दी में बैठ जाता है। अब वो क्या करता है, वो स्टार्ट कर देता है वेस्टर्नाइजेशन। जब वेस्टर्नाइजेशन करेगा तो सेम रिस्पॉन्स ईरान वाला आएगा। सेम रिस्पॉन्स ईरान वाला कौन सा, ट्राइबल्स, अलकायदा, तालिबान दोबारा से आएंगे कि यार हम तो इस्लामिक नेशन है, हम यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, तो मुस्लिम्स के हिसाब से चलेगा। तो वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहा है कि बेसिकली सबसे बड़ा जो उनको चैलेंज होता है वुमेन एम्पावरमेंट का, कि इफ वुमेन आर प्लेइंग एन इक्वल रोल इन डेवलपमेंट, वो एक इस्लामिक सोसाइटी के लिए उस टाइम पर बड़ा ही एक मतलब कि सेकेंडरी सा थॉट होता था। तो सेम बात है, ट्राइबल्स कहते कि नहीं हमें अफगानिस्तान में वेस्टर्नाइजेशन नहीं चाहिए, तो इसलिए ट्राइबल जिसके अगेंस्ट भी हो गए, दाऊद खान के अगेंस्ट भी हो गए। अब दाऊद खान के बाद क्या होता है, अब रास्ता मिल गया उसको रशिया को इंटरफेयर करने का, कि सिविल वॉर से छिड़ गई, शाह के अगेंस्ट ट्राइबल्स हो गए। अब यहां पर क्या होता है, वो सोशलिज्म को ढूंढता है कि यार कौन से सोशलिस्ट बंदे हैं मेरे, तो वहां पे वो उसको दिखती है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। तो वहां पर क्या होता है, नूर मोहम्मद तराकी, वहां पर वो शाह को दाऊद खान को सीट को गिरा के खुद मोहम्मद जो है वो लीड कर लेते हैं उसको सोशलिज्म को। बट सोशलिज्म अब आ गया, चलो शाह गया, वेस्टर्नाइजेशन गई, कैपिटलिज्म गया, बट अब आ कौन गया, सोशलिज्म। और सोशलिज्म तो वैसे ही ट्राइबल्स के बड़ा अगेंस्ट, ट्राइबल्स बेसिकली सोशलिज्म के अगेंस्ट है, तो इन्होंने यहां पर भी इश्यूज क्रिएट करने लगे, यानी कि सिविल वॉर का जो दौर है वो भी खत्म हुआ नहीं है। अब क्या होता है कि मोहम्मद तरक्की जो है वो पीडीपी का अब खत्म होने लग जाता है चेहरा। अब यूएसएसआर कहता है कि मैं एक अगला आदमी बरबराक करमाल इसको बिठाऊंगा सीट पे, कि जो अफगानिस्तान को देखेगा। बट इस टाइम पर क्या होता है, मोहम्मद तरक्की का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हाफिज उल्लाह अमीन, ये कहता है कि नहीं मुझे प्रेसिडेंट बनना, तो ये कोशिश करता है बरबराक कमाल को एग्जीक्यूट करवाने की, लेकिन ये यूएसएसआर को पता लग जाता है, और यूएसएसआर इसका एक परफेक्ट टाइम देखते हैं कि नहीं यार अब सिविल वॉर बहुत ही ज्यादा होएगी, कि इधर से अमीन है, इधर से तराकी है, और इधर से बरबराक कमाल है, और उधर से ट्राइबल्स है, मतलब कि इतनी ज्यादा जो फोर्सेस हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, और ये बड़ा ही एक अच्छा टाइम है कि किसी भी बंदे को उठाओ जिसके पास ज्यादा सपोर्ट है, उसकी सपोर्ट करके अफगानिस्तान में इन्वेजन कर दो, और यही यूएसएसआर करता है। अब यूएसएसआर को पीडीपी मिल गई, अमीन मिल गया उसका प्यादा, जो क्योंकि अमीन बरबराक की जो सक्सेशन है उसको अपोज कर रहा है, यूएसएसआर को मिल गया, सोशलिज्म मिल गया,
एथीस्ट, एंटी नहीं, एंटी एथीस्ट कौन है यहाँ पर? ट्राइबल्स। वो ट्राइबल्स कहते हैं कि नहीं, हमने एथीज्म को फॉलो नहीं करना, वी विल फॉलो इस्लामिक कल्चर। और इधर से ट्राइबल्स मुजाहिदीन, मुजाहिद, हु इज अ मुजाहिद, सिर्फ इसका वर्ड का मतलब क्या होता है? बड़ा वर्ड सुनते हैं मुजाहिदीन, सुनते हैं न्यूज में मुजाहिदीन। मुजाहिद का असली मतलब है वन हु स्ट्राइव्स, एक ऐसा इंसान जो स्ट्रगल करे। अब मुजाहिदीन का मतलब जो हु स्ट्राइव्स फॉर जिहाद। मुजाहिदीन का मतलब है कि ऐसा इंसान जो संघर्ष करे। मुजाहिदीन इज द पर्सन जो संघर्ष किस लिए करे? जिहाद के लिए। और जिहाद क्या चीज है? टू फाइट द एनिमीज ऑफ इस्लाम। अब फाइटिंग द एनिमीज ऑफ इस्लाम की बात, फाइटिंग एनिमीज ऑफ इस्लाम, अब फाइटिंग द एनिमीज ऑफ इस्लाम ये एक बड़ा ही वाइड पर्सपेक्टिव है। अब इस्लाम का दुश्मन कौन है? कोई बोलेगा कैपिटलिज्म है, कोई बोलेगा अगर किसी को वेस्टेड इंटरेस्ट है अपना तो वो बोलेगा कि जो भी ऑलरेडी इन पावर है वो इस्लाम का दुश्मन है। अब कोई बोलेगा कि एंड एवरी अदर रिलीजन इज एनिमी ऑफ इस्लाम। तो इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन कि इसको अब अगर हमने मुस्लिम कल्चर को पढ़ा है किसी ने, ठीक है, जो पढ़ेगा, इट इज अ वेरी अगर आप बोलो लिबरल सी चीज है, बट बात आ जाती है कहां पर? इंटरप्रिटेशन पे। अब एक इस्लामिक नेशन है, अपनी बादशाहत बनाने के लिए क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन किसने करनी है? उलेमाज ने इंटरप्रिटेशन करनी है। तो अब वो अपने फायदे के हिसाब से करेंगे। अगर तो लोग उनके कहने में रहेंगे तो इसका लिबरल सा इंटरप्रिटेशन होएगा, और अगर नहीं करेंगे तो इसका एक हार्श ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन हो जाएगा। दैट मीन्स बात वही आ गई कि जो ठेकेदार है धर्म के सारे, वो अपने हिसाब से रिलीजन को चला रहे हैं, और जो चलने वाले हैं वो इस हिसाब से चल रहे हैं, और उन्हीं को यूज करके आगे क्या हो जाता है? सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो अब यहां पे पूरी रेसिपी बन गई लड़ाई की। दोबारा से यूएसए आ गया, यूएसएसआर आ गया। अब क्या हो गया? अब अमीन को हटा के, अमीन खुद बनना चाहता है प्रेसिडेंट, बट यूएसएसआर कहता है कि नहीं, बारबरा कमाल को करना है मैंने। तो दिसंबर 1979 को यूएसए जो है वो फाइनली इन्वेड कर देता है अफगानिस्तान में, सॉरी रशिया इन्वेड्स अफगानिस्तान, एंड बारबरा करमाल को पपेट गवर्नमेंट की तरह शो कर देता है वहां पे यूएसएसआर की। अब इस टाइम पर क्या है? यूएसएसआर में कौन आ चुका है? मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव कौन सा बंदा था जो कहता था कि क्या मतलब कि एक नेशन को बनाना, तुम्हें लिबर्टी चाहिए, दी तुम्हें। उसके बाद कहते हैं कि नहीं, हमें मिलिट्री पे खर्चा कम चाहिए। मिलिट्री पे वो कहते हैं ठीक है, मिलिट्री पे खर्चा कम कर देते हैं, हम क्या करते हैं अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस वापस बुला लेते हैं, वो भी कर दी। उसके बाद वो कहते हैं इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके बाद वो कहते हैं फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और जिससे यूएसएसआर टूट जाता है। अब गोर्बाचेव बेसिकली क्या है? वो चाहता है मॉडर्नाइजेशन, वो चाहता है डेवलपमेंट, और इसलिए वो लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहता। अब एक तो ट्राइबल्स भी बड़े ज्यादा वोकल हो जाते हैं इस टाइम पर अगेंस्ट बारबरा कमाल एंड सोशलिज्म एंड यूएसएसआर। उधर से यूएसएसआर में आ जाता है एक लिबरल सा बंदा कि यार वो अगर अपने लोगों की बात सुन रहा है, इन ट्राइबल्स की भी बात सुनता है। ट्राइबल्स क्या कहते हैं? तुम जाओ यार यहां से। अब यूएसए इसका फायदा उठाता है इस सिचुएशन का। यूएसए कहता है कि आजो जी, हम जिनीवा अकॉर्ड यानी कि एक ट्रीटी साइन करेंगे, तीनों लोग बैठ गए, जिसमें यूएसए अपने आप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेगा। यूएसए अपने आप को एक सेवियर शो करने की कोशिश करेगा कि देखो जी अफगानिस्तान को मैंने बचाया। अब जिनीवा अकॉर्ड्स में क्या होता है कि जो सोवियत फोर्सेस हैं वो सारी अफगानिस्तान को छोड़ देंगी, एंड दिस विल टेक प्लेस बाय 1989 से पहले यू विल लीव अफगानिस्तान। अब रशिया जो है, यूएसएसआर जो है, उधर से उनका 91 में तो यूएसएसआर ही खत्म हो रहा है, 90 में बर्लिन वॉल गिर रही है, जर्मन यूनिफिकेशन हो रही है, और 89 में वो अफगानिस्तान छोड़ देते हैं। अब अफगानिस्तान छोड़ दिया, अब कौन बचा पीछे? यूएसए रह गया, और रह गए ट्राइबल्स। ट्राइबल्स पहले थे सोशलिज्म के अगेंस्ट, अब किसके अगेंस्ट आ गए? वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट। तो यूएसए क्या है? अब जो चल रही है बात कंटेम्परेरी में, अभी रिसेंट विड्रॉल हुआ है सारा, अब